हाफ ईयरली का डर खत्म करने आ रहा है। सोशल साइंस का टॉप 50 क्वेश्चंस, जैसे हमने साइंस में टॉप 50 क्वेश्चन किए जहां से उठ करके पूरा तुम्हारा साइंस का पेपर बनेगा हाफ ईयरली का, ये मेरी गारंटी है। इसी तरह से अब लेकर के आ गया हूं पिछले पिछले सालों के कई सारे पेपर, सैंपल पेपर सब एनालाइज करने के बाद बनाए हैं मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस सोशल साइंस के, जिसमें से उठेगा तुम्हारा पूरा सोशल साइंस का पेपर। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा सेम वही छप जाएगा करके। वैसे पहले ये सब काफी बार हुआ है कि जो क्वेश्चन कराया है वही छप गया है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हाफ ईयरली में कई सारे स्कूल अलग अलग पेपर सेट करते हैं, इसलिए मैं जो बताऊंगा ना 50 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में 3 से 4 कॉन्सेप्ट, निमोनिक्स, ट्रिक्स सब बताऊंगा जैसे साइंस में कराया था। और उन्हीं सारे चीजों में से, उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट में से तुम्हारा पेपर बनेगा। आ जाओ, शुरू करते हैं हम सोशल साइंस का टॉप 50 क्वेश्चंस। और कैसे किया मैंने एसएसटी में कि भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग सिलेबस होगा फेयरली का, तो मैंने 4x2 मेथड का यूज किया कि सिंपल जो चार तुम्हारे हैं, चार कौन कौन से भाई, चार सब्जेक्ट है तुम्हारे, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस, इन सबको उठाया और सब में से शुरू के दो दो चैप्टर उठा लिए, यानी 8 चैप्टर से हम 50 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। आ जाओ और पढ़ो अपने सामने ये क्वेश्चन पहले भी काफी बार आ चुका है, कई सारे बच्चे इससे फेमिलियर होंगे। ऐसा क्वेश्चन है भैया, देखो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सॉइल। अब सॉइल में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे, मतलब आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये तीन इंफॉर्मेशन दे दी है, उसके बेसिस पे बताना है कि ये कौन सी सॉइल है। देखो, वन, इट डेवलप्स इन द एरिया विद हाई टेम्परेचर। दूसरा, इट इज द रिजल्ट, जैसे तुम्हारा रिजल्ट खराब आता है, रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। एंड तीसरा, ह्यूमस कंटेंट इज लो। अब बताओ इन तीनों से प्रेडिक्ट करो कि कौन सा होगा। इसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि बता दिया टिक मार दिया एबीसीडी, मैं तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि एनसीईआरटी की कौन से लाइन से वो सवाल बना है। आ जाओ देखते हैं, एक बार सारे सॉइल्स का इंपॉर्टेंट जान लो। एलुवियल सॉइल में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो एलुवियल सॉइल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्टाइल और सबसे बढ़िया सॉइल है। देखो, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है। इन द एंटायर नॉर्थ प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। अपना इमेजिन करो मैप, हमारा इंडिया इमेजिन करो। अब ऊपर देखो, ऊपर यानी नॉर्थ इंडिया की तरफ, वहां पर जितने भी प्लेन्स हैं सब एलुवियल सॉइल के बने हुए हैं। अब ये किससे बनते हैं, तीन इंपॉर्टेंट रिवर से। रिवर्स को कैसे याद करना है, बिग, BIG। बिग मतलब, बिग मतलब, अरे बिग भाई सबसे बढ़िया और अच्छी रिवर्स हमारी ब्रह्मपुत्रा, इंडस, गंगा, ये तीन रिवर से मिल करके बनी है हमारी ये एलुवियल सॉइल। कहां पे होती है, these soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is found in the eastern coastal plains in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers also. और याद रखना कि ये नॉर्थन प्लेन में है, पूरे नॉर्थ इंडिया में, और एलुवियल सॉइल ही है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, भांगर एंड खादर। एलुवियल के दो टाइप्स होते हैं, भांगर एंड खादर। भांगर यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल और खादर यानी न्यू एलुवियल सॉइल। तो इतने पॉइंट हमने जान ली है, अब इसी के बेसिस पे हम कर लेंगे एलुवियल सॉइल अगर आएगा। बट अगला देखो ना, रेड एंड येलो सॉइल, ये क्या है, एक क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे बनता है, जहां पे लो रेनफॉल है। डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू थोड़ा सा साउथ वाला रीजन है ना, साउथ से हल्का ऊपर जब आओगे इंडिया पे तो वो डेक्कन प्लेट्यू। दैट सॉइल आर आल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। वेस्टर्न घाट्स में भी होता है। ये क्यों डेवलप होता है, क्योंकि को रेड येलो सॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिफ्यूजन होता है आयरन का इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये येलो कब दिखते हैं, जब ये हाइड्रेटेड हो जाते हैं। ओरिजिनली रेड रहेंगे, जब हाइड्रेट हो जाएंगे, पानी पड़ जाएगा तो येलो दिखते हैं, इसलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल बोलते हैं। है एक ही, इसको रेड येलो दोनों बोलते हैं क्योंकि दोनों कलर शो करता है। फिर अगला है लैटराइट सॉइल। देखो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ताकि भी आ जाए ना, सब कर लो तुम, घुमाऊंगा नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट उठाऊंगा, ध्यान से देखना। लेटराइट सॉइल में क्या है, लेटर वर्ड से मिला है। लेटर वर्ड का मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक यानी ईंटा भाई, ईंटा। ब्रिक यानी ईंटा, सबको पता है। The laterite soil develops under tropical and subtropical climate with alternative wet and dry season. wet dry wet dry wet dry यानी कभी रेनफॉल हो रही कभी धूप, कभी रेनफॉल हो रही कभी धूप। तो ऐसे सीजन में क्या बनता है, लेटराइट सॉइल बनता है। हैवी रेन की वजह से होता है। इंटेंस लीचिंग होती है। देखा कीवर्ड मिला, इंटेंस लीचिंग मिला हमें। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त हमें मिला कीवर्ड इंटेंस लीचिंग, हैवी रेनफॉल, और क्या मिला, एसिडिक होती है, जनरली डेफिशिएंट इन ये, और वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। इतना पढ़ते ही, कीवर्ड पढ़ते ही हमें क्या मालूम पड़ा कि यहां पर भी वही कीवर्ड था।
इंटेंस लीचिंग हैवी रेनफॉल, मतलब आंसर हमारा सी है, लैटराइट सॉइल। आ जाओ, आ जाओ आगे भी देख लेते हैं जो और सॉइल है, ताकि हम सारी सॉइल्स कवर कर लें। ब्लैक सॉइल क्या होती है यार? ब्लैक सॉइल, यार मेरा एक दोस्त है यार, बहुत काला है यार। जब ब्लैक सॉइल देखता हूँ ना, मुझे उसकी याद आ जाती है भाई। तो वो जो काला दोस्त है मेरा, उससे मुझे याद आता है, ये काला दोस्त हमेशा मैं देखता हूँ रंग बिरंगी टी शर्ट्स पहनता है, और ये कॉटन की टी शर्ट्स पहनता है। उससे मुझे याद आता है कि ब्लैक सॉइल में क्या होता है, कॉटन, है ना? बड़ा रेसिस्ट होकर के मैंने समझाया, लेकिन याद ऐसे ही कर लेना कि ब्लैक सॉइल में क्या होता है, बताओ। कॉटन, 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 सिर्फ कॉटन, सबसे इंपॉर्टेंट कॉटन ही होता है। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, आल्सो नोन एज रेगुड़ सॉइल। क्या? रेगुड़ सॉइल। गुड़ और पानी पीते हो तो री गुड़, REGUR सॉइल। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इट इज बिलीव्ड दैट वगैरह 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 बेसाल्ट रीजन में होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। फिर आगे दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। यहाँ यहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, मेनली कहा? महाराष्ट्र में। आगे आओ, फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। और ये महाराष्ट्र में यार, आजकल मैं बहुत सारी रील्स देख रहा था, हर दूसरी रील पे यार वही हो रहा है कि मराठी बोलो नहीं तो महाराष्ट्र में नहीं रहने देंगे, मराठी बोलो, मराठी बोलो नहीं तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर कोई महाराष्ट्र से हो, कहीं से हो, कहीं से भी हो महाराष्ट्र में, तो प्लीज यार एक बार कमेंट सेक्शन में बताना भाई क्या चल रहा है महाराष्ट्र, है ना? बड़ी मेहनत से हमें ये आजादी मिली है, आखिर हम तो सोशल साइंस में पढ़ते हैं ना। तो अब इस आजादी को ऐसे ही गंवा देंगे आपस में लड़ करके, सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे? कल को रिलीजन, आज लैंग्वेज, परसों स्किन कलर, नरसों कुछ और। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलो, फॉरेस्ट सॉइल क्या है? फॉरेस्ट सॉइल सिंपल है, जहां पे फॉरेस्ट है वहां पे फॉरेस्ट सॉइल है, सिंपल सी बात है। कहां पे फॉरेस्ट है? जम्मू कश्मीर की तरफ, ऊपर तरफ जाओगे वैली एरिया में, तो वहां पर फॉरेस्ट मिलेगा। सॉइल टेक्सचर कैसा होता है? वेरी करता है अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरनमेंट, जितना ऊपर उतना अलग, जितना नीचे उतना अलग। एरिड सॉइल, ये क्या है भैया? ये राजस्थान वाला सॉइल है, एरिड सॉइल, है ना? यानी कि वेस्टर्न एरिया में कॉमन सॉल्ट पाया जाता है। अब इसी सॉइल को इवेपोरेट कर देते हैं, है ना? वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं, तो क्या बचता है? रेड सॉइल में सॉल्ट बचता है। ड्राई क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन फास्टर होता है, और इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर नहीं होता है। ऑफ कोर्स नहीं होगा, राजस्थान में इतनी तेज धूप है, सूरज मामा एकदम अपने पीक टेम्परेचर पे है, कहां से टेम्परेचर इतना जब ज्यादा होगा तो अंदर ह्यूमस मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा? मॉइस्चर नहीं मिलेगा, सही बात है। वाटर कंटेंट नहीं मिलेगा। फिर आगे देखो, कंकड़ बहुत ज्यादा होता है इसमें, कंकड़ यानी छोटे 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 कंकड़, सबको पता है। अब आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन ये सॉइल कल्टीवेबल बन जाती है। ये लाइन क्यों लिखी थी? क्योंकि जब इसमें पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो बहुत ढेर सारा जब पानी डालोगे, इरिगेशन करोगे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही कल्टीवेशन कर सकते हो, यानी खेती कर सकते हो। समझ में आ गई? सारे पॉइंटर सारे सॉइल के देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2। अब एक क्वेश्चन को समझाने में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी देगी। ये बता रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस वर convened to discuss environmental protection and socio-economic development at global level in 1992? चार ऑप्शन पढ़ोगे दिमाग में अपने आप आ जाएगा। पढ़ो, 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 पढ़ो। पहला ही आंसर है रियो डी जेनेरियो। मैंने इसको ऐसे याद किया था, जियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो कब हुआ था? ये 1992 में। ठीक है, आ जाओ आगे। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। क्या लिखा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एलुवियल, अभी हम सारा सॉइल पढ़ के आए हैं, अभी हम सारा सॉइल पढ़ के आए हैं, अब तो कर सकते हैं। क्या लिखा है? एलुवियल। एलुवियल के नीचे क्या लिखा है उसके बारे में? आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल क्रॉप्स। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन कौन सा है? अभी बताया मेरा वो काला वाला दोस्त जो कॉटन की टी शर्ट पहनता है, तो कॉटन के लिए क्या होगा? क्या होगा कॉटन के लिए? ब्लैक सॉइल। ठीक। अब ये सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशू नट। देखो ऐसा नहीं है कि सब तुम्हें भी आता होगा, मुझे भी आता होगा। हम लोग एमसीक्यूज में एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। हमें ये मालूम पड़ गया कि पहला ऑप्शन तो ब्लैक सॉइल है, पहला ऑप्शन जिसमें ब्लैक सॉइल है वही सही है, बाकी एलिमिनेट कर दो। यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को काट दो। क्या बचा? ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल। क्या होगा? बी या डी? बी या डी? कमेंट करके आंसर फटाफट से बताओ। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। रिसोर्स प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे यार देखो, रिसोर्स प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम रिसोर्सेस का सही यूज करें, क्योंकि रिसोर्सेस डिप्लीट हो रहे हैं। ये सब कीवर्ड है सोशल साइंस के। क्या? डिप्लीट हो रहे हैं, डिप्लीट यानी खत्म हो रहे हैं भाई। तो अब इसको बचाना है, इसलिए क्या करना होगा? क्या करना होगा?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा, सही तरीके से प्लानिंग करनी होगी, ताकि रिसोर्सेज सिर्फ तुम ही मत यूज करो। रिसोर्सेज जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, सब रिसोर्सेज है। अब तुम्हारा बच्चा कल को आके कह रहा है, पापा आपने सारा स्कॉर्पियो भगाया, फॉर्च्यूनर भगाया, टाटा का गाड़ी भगाया, सब भगाया, और सारा डीजल ऑयल तेल सब खत्म कर दिया, पेट्रोल वगैरह, मैं क्या करूं? ईवी चलाऊं? है, मैं मॉरिस गराजस का ईवी चलाऊं? मुझे फील नहीं आती इसमें। और ऐसा ना हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें गाली दे। इसलिए पेट्रोल वगैरह, कोल वगैरह जो भी रिसोर्सेस है, उसका स्मार्ट और जुडिशियल यूज करना चाहिए, तो वो खत्म ना हो जाए, आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे, ठीक है? उसको आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखना है, सिंपल। तो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, पहला, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेरियस रिसोर्सेज प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन्स। देखो, रिसोर्स प्लानिंग करना है, मतलब कि कोई भी रिसोर्स मान लो हमें दिखता है, मान लो पता चला कि न्यूज़ तुम देखते होगे कि हाँ, जम्मू कश्मीर के पास यूरेनियम पाया गया, या लक्षद्वीप में ये पाया गया, वो पाया गया। अब जब पाया गया, तो उसकी प्लानिंग करते हैं कि उसको निकालना कैसे है, ठीक है? पहला पॉइंट, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेरियस रिसोर्सेज प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, अलग-अलग जगह पे क्या है। दूसरा, इट हेल्प्स टू रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज को कम कर दो। तीसरा, इट हेल्प्स इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द रीजन दैट हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, कोई बहुत ज्यादा बॉर्डर एरिया है, वहां पर अगर रिसोर्सेस नहीं है, तो वहां पे पहुंचाएगा कौन? वो एरिया जहां पे रिसोर्सेस है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। वरना इंडिया के किसी पार्ट में पेट्रोल मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है, कहीं पे कोल मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं पे गोल्ड सिल्वर है, कहीं पे है ही नहीं। इंडिया यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे आओ, नेम द सॉइल टाइप व्हिच इज वाइडली फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। पढ़ाते समय बता दिया था। अब उसके बाद तुम समझ ही गए होगे कि राजस्थान में कौन सी सॉइल थी। एक्सप्लेन टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एज सिंपल एज दैट, व्हिच मेक्स इट सूटेबल, सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। होता है खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए क्या करना पड़ता है? एरिड सॉइल में पानी पानी पानी, इरिगेशन अच्छी करनी पड़ती है, ठीक है? कौन सी सॉइल है? एरिड सॉइल, बताया था। एरिड सॉइल याद कर लो, एरिड सॉइल में देख लो आर आता है, एरिड में आर आता है, आर से याद कर लो, राजस्थान वेस्टर्न एरिया में पाई जाती है। और क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा कंकड़ होता है इसके अंदर, कैल्शियम वगैरह बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? इट इज ब्राउन रेड इन कलर एंड इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर। सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको जब हम एवापोरेट करते हैं तो नमक बन जाता है। और इट इज डिफिकल्ट टू कल्टीवेट एनीथिंग ऑन दिस टाइप ऑफ सॉइल, बट कल्टीवेशन कैन बी इनकरेज आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन। जब बढ़िया से पानी वगैरह डाल दोगे, तो इसमें हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। आगे, एक्सप्लेन थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। और कैसे कैसे होता है ये बताना है। देखो, सॉइल इरोजन क्या होता है? देखो, मान लो ये क्या है? ये सॉइल है, समझो बात को, ध्यान से समझो। ये सॉइल है, ठीक है? सबसे टॉप लेयर है ये। तो अगर बाढ़ आ गई या नदी का पानी बहुत तेज से आया, तो क्या होगा? क्या हुआ? ये सॉइल का जो टॉप लेयर है, टॉप मोस्ट सॉइल है, पानी इसको उड़ा ले जाएगा। अगर पानी इसको उड़ा ले जाएगा, तो क्या हुआ? जो फर्स्ट लेयर थी सॉइल की, सबसे ऊपर वाली लेयर थी, यही सबसे फर्टाइल होती है, यही उड़ गई। सबसे ऊपर वाली फर्टाइल लेयर ही उड़ गई। यही इरोजन है। और जब पानी ऐसे आके उड़ा दे, तो बोलते हैं शीट इरोजन। ये एक शीट ही उड़ा दी, है ना? एक लेयर उड़ा दी, एक शीट उड़ा दी। लेकिन जैसे मान लो कोई रोड है ना, कोई गड्ढा है, पानी ऐसा है, शुर्र, पानी बहुत तेज है, शुर्र, इसमें क्या हुआ? बीच से काटते हुए चला गया, सॉइल को एक गली बना दिया, तो ये गली इरोजन होता है ना? क्या पढ़ा हमने? एक गली इरोजन होगा, एक शीट इरोजन, और अभी तक हमने पानी पानी देख रहे थे हम। अरे भाई, हवा से भी तो हो सकता है। अगर हवा बहुत तेज चले और जो ड्राई सॉइल है ऊपर का, सूखा सूखा मिट्टी ऐसा उड़ा लेके चला जाए, क्या होगा? विंड इरोजन। सिंपल है, सिंपल है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। ज्योग्राफी बहुत सिंपल है, सोशल साइंस, बस थोड़ा लॉजिक चाहिए, रटना मत। देखो ध्यान से, गली इरोजन, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स। डीप चैनल्स मतलब वही गड्ढे बना दिया, एकदम पानी तेज से गया, इसको गली बोलते हैं। दे मेक द लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन, सच एज कॉल्ड बैड लैंड। अब इसको बैड लैंड बोलने लग जाते हैं, क्योंकि अब इसमें कल्टीवेशन नहीं हो सकता है ना? खराब कर दिया जमीन को। फिर शीट इरोजन, समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। इन दिस केस टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज वॉश्ड अवे। आया, टॉप लेयर उड़ गया, जो मैंने बताया था। फिर विंड इरोजन, विंड आता है कभी कभी, और लूज एंड ड्राई सॉइल, जो कि बहुत पकड़ने से नहीं अटैच्ड है, उसको उड़ा ले जाता है, ठीक है? आ जाओ अगला, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। मैं सच बताऊं, सबसे बोरिंग, सबसे वाहियात और सबसे बकवास चैप्टर मुझे यही लगता है ना? क्योंकि इसमें पढ़ना ही नहीं है कुछ। मैं तो सिंपल फैक्ट्स लिखे हैं, उसको समझना है, बताना है। जैसे कि अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट करना है। अब इसके लिए इधर आ जाओ, मैंने बोला ना, सबका लॉजिक देखेंगे, आ जाओ, इसकी भी बारी आ गई है, लॉजिक देखते हैं, आ जाओ।
क्या रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? मोर देन मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड। हाफ मतलब 50% has been declared reserved. Reserved forests are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. मतलब ऐसा फॉरेस्ट जो कि बिल्कुल बेस्ट फॉरेस्ट है जिसको कंजर्व करना ही पड़ेगा, है ना? जैसे हमारे देश की गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है? जो सबसे टॉप लोग हैं, जो सबसे कंट्री के टॉप लोग हैं, अदानी, अंबानी उनको प्रोटेक्ट कर रही है भाई। टैक्स माफ कर दो, जमीन 1 रुपए में दे दो, सब कर दो, उनको बस बचा के रखो। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूएबल है कंट्री के लिए, ग्रोथ के लिए, जीडीपी के लिए, है ना? समझ रहे हो? उसी तरह से रिजर्व्ड फॉरेस्ट इसको रिजर्व कर दिया गया है बिल्कुल। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 1/3। अब ये क्या था 50%, ये क्या है 1/3 यानी 33%। ठीक है, 1/3 इज नोन एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसमें क्या सीन है? डिक्लेयर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। मतलब इसको तो सबसे वैल्यूएबल वाला है, इसको बचा के ही रखो। बट ये कौन सा है? अभी तक इसका डिप्लीशन चल रहा था, इसका डिफॉरेस्टेशन चल रहा था, बट अब आगे नहीं, आगे नहीं करना है। रोक देना उतने पे, जितनी इसकी बर्बादी हो चुकी है उतने पे रोक दो। तीसरा अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ऐसी कोई इज्जत नहीं है ना। जैसे हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं इंडिया में, हमारी कोई इज्जत नहीं है। इतना टैक्स देने के बाद भी सड़ी हुई रोड, गड्ढा, गुड़गांव में लोग पानी में ही डूब जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। एक बेचारा ऑटो वाला मर गया गुड़गांव में। ऐसी सर्विसेज हम लेते हैं, फिर जाके वही जय श्री राम, फिर जाके वही जय अल्लाहू अकबर, फिर जाके वही रिलीजन के नाम पे लड़ते हैं, रिलीजन के नाम पे वोट देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमें सड़क नहीं मिली। जिस दिन काम के लिए वोट दोगे तो काम मिलेगा, रिलीजन के लिए वोट दोगे तो रिलीजन मिलेगा। भाई इतना ज्ञान वैसे मैं आज क्यों दे रहा हूँ? मुझे ये नहीं समझ में आया यार। काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो गया नहीं? बेसिकली हमने क्या देखा 3 चीज़ें। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट, रिजर्व वाला। प्रोटेक्टेड थोड़ा-सा प्रोटेक्टेड 33%, ये 50%। और ये दीज़ आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज होल्ड। ठीक है? अब देखो, इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन-सा है बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमने देखा रिजर्व्ड, फिर प्रोटेक्टेड और फिर अनक्लास्ड। ठीक है? तो रिजर्व्ड 3, रिजर्व्ड कौन सा है? 3, फिर प्रोटेक्टेड कौन सा है? 2, फिर अनक्लास्ड कौन सा है? 1 और 1 के बाद क्या आ जाता है? 4, जो बच गया हमारा नॉर्मल फॉरेस्ट। तो 3, 1, 3, 2, 1, 4 कौन सा है ऑप्शन? ए। क्लियर है क्या? 3, 2, 1, 4 अपने सामने देख लो। चलो आगे आ जाओ। इस तरह का एक एमसीक्यू है जो मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क दिया है। ये क्या है? मैच द कॉलम है ये। इस क्वेश्चन को करके जल्दी आंसर कमेंट में बताओ। आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 8, conservation of forest is the key to the survival of human mankind. Some of the practices undertaken in India in this direction is joint forest management. क्या किया गया है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जेएफएम बनाया गया है कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट बचाने के लिए। ठीक है? आइडेंटिफाई द करेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेट। अब तुमने एनसीईआरटी पढ़ते वक्त इग्नोर कर दिया होगा, बट मैंने नहीं किया है, लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेट के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना। In India, Joint Forest Management (JFM) program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest. जो फॉरेस्ट ऑलरेडी खराब हो चुके हैं उनको बचाने के लिए लोकल कम्युनिटीज को बुलाओ और काम करवाओ, बचाओ। क्या है ये? जेएफएम का ऑब्जेक्टिव है इसका, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। द प्रोग्राम हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1988 व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास्ड द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर जेएफएम। कहां पे आया? उड़ीसा में। कब आया? 1988 में। JFM depends on the formation of local village institution that undertake protection activities, mostly by degraded forest land managed by the forest department. In return, the member of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produce. मतलब locals को बुलाते हैं, बोलते हैं forest को बचाओ भाई, इसमें सब कुछ डिप्लीट मत करो, इंस्टेड कंजर्व करो और बदले में कुछ टिम्बर यानी लकड़ियां लेके चले जाना अपना खाना पीना बनाना। तो अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत? हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। 1 बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा। द प्रोग्राम हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1980 नहीं, अभी हमने पढ़ा 1988। फिर झारखंड पास ऑफ द फर्स्ट रिजोल्यूशन नहीं, अभी हमने पढ़ा उड़ीसा, तो भाई झारखंड कैसे हो गया? ये भी गलत। फिर अगला 4, द मेंबर ऑफ लोकल विलेज कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है? ठीक है? जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको आप ले जा सकते हो, बस टिम्बर नहीं, लकड़ी नहीं ले जा सकते, बाकी ले जा सकते हो। तो 1 एंड 4 सही है, सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है?
यहाँ पर ये मार्क कर लेना, ये थोड़ा नीचे छुप गया था, ये ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि नॉन टिम्बर हो, यानी जो लकड़ी रिलेटेड ना हो। ये पेड़ नहीं ले जा सकते हो, लकड़ी नहीं ले जा सकते हो, बाकी जो भी फल फ्रूट रेजिंग्स पत्ते जो ले जाना है लेके जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़े हैं यार बताऊं, फिर से बताऊं क्या पढ़ के आए हैं। रिजर्व फॉरेस्ट 50%, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 130 यानी 33%, और जो अनक्लास्ड है उसकी कोई इज्जत नहीं है, जैसे हम मिडिल क्लास हैं। सिंपल सा बात है। क्या है रिजर्व फॉरेस्ट? मोर देन हाफ ऑफ फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1/3 ऑफ फॉरेस्ट। क्लास फॉरेस्ट रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। परमानेंट फॉरेस्ट रिजर्व्ड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। समझ में आ गई बात? चलो आंसर बता दो फटाफट से, आ जाओ। In which year was the Indian Wildlife Protection Act implemented in India? Describe the main thrust area of this program. सिंपल सा आंसर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? कब आया था? 1972 में। काम क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, हंटिंग बैन कर दी गई थी टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सम इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, गायब हो जाएंगी अगर उनको नहीं बचाओगे, गायब हो जाएंगी उनको नहीं बचाओगे, हाँ। तो इसलिए क्या किया गया? हंटिंग को बैन कर दिया गया था। ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ वॉज रिस्ट्रिक्टेड एंड हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ वर गिवन लीगल प्रोटेक्शन। मतलब ट्रेड को कम करो, ये नहीं कि लकड़ी इधर से उधर ले जा रहे हो, उधर से उधर बेच रहे हो और बर्बाद कर दे रहे हो। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है, हैबिटेट बचाया गया, ठीक है, लीगली सारे जानवरों का जो वहां रहना चाहते हैं। Many national parks and wildlife sanctuaries were established by central state governments and the state government. Many क्या चीजें? Sanctuaries and wildlife parks were established. अब अगला पॉइंट, several projects were announced for the protection specific animals. Example, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर से प्रोजेक्ट 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 से याद आया, लोग को यार बहुत तगड़ा तगड़ा प्रोजेक्ट मिलता है स्कूल से, और बताना कि मुझे अचानक से याद है कि मेरे ना क्लास में जितने भी प्रोजेक्ट मुझे मिलते थे, सच बता रहा हूँ आज तक मैंने एक प्रोजेक्ट सही से नहीं दिया। मुझे बोलते थे आपको बढ़िया सी एक फाइल लेनी है, फाइल का शीट लेना है, उसपे कलर से लिखना है, ग्लिटर लगाना है, और फाइल की शीट पे बहुत स्केच पेन्स लगाने हैं, सुंदर सा बना के देना है। बट सिर्फ क्लास की लड़कियां देती थी, सिर्फ क्लास की लड़कियां, लड़के कुछ नहीं करते थे। हम 20 का पन्ना फाड़ते थे, उसी को फाइल का पेज बनाते थे, रफ ब्लू पेन ब्लैक पेन से लिख के दे देते थे, मार्क्स देना है दो, नहीं तो मत दो, अपना आईपीएल देख के खुश। यही थी जिंदगी, है ना। तुम में से प्रोजेक्ट कौन करता है सीरियसली, कौन नहीं बताना। हम लोग बात कर रहे थे प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए था? टाइगर्स को प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑफ कोर्स। तब आया था, ये इंपॉर्टेंट है, 1973 टू प्रोटेक्ट टाइगर्स फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। 1973 याद रखना, 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और 1973 में आया प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। चलो आगे आओ, आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 11। 50 क्वेश्चन करने हैं, 11 पे आ गए हो, जल्दी आओ। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो बीन कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, अरे बहुत सारा डेवलपमेंट कराओगे, है ना, बहुत सारा फैक्ट्री सेटअप कर दोगे, ये लो फैक्ट्री धुआं निकल रहा है, ये लो फैक्ट्री धुआं निकल रहा है, तो फैक्ट्री कहाँ सेटअप होती है? लैंड पे, फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट को फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट को काटा जाता है, तभी तो फैक्ट्रीज आती हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इसको सपोर्ट करके लगा दो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, रियल एग्जांपल लाइन के साथ लिखना पड़ेगा, याद कर लो क्या। सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट, मतलब 5000 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब अगर ऐसी कोई जमीन है तो इधर भी 5000 किलोमीटर, सोचो इतनी बड़ी जमीन, इमेजिन करो यार, इतनी बड़ी जमीन, इधर भी 5000 किलोमीटर, इधर भी 5000 किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया वॉज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। कई सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए क्लियर कर दिया गया। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद द प्रोजेक्ट्स लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन एमपी, मध्य प्रदेश, जहां का पोहा मुझे बहुत पसंद है, which would inundate 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। अब इस प्रोजेक्ट की वजह से, कौन सा प्रोजेक्ट? नर्मदा सागर प्रोजेक्ट की वजह से, जो एमपी में चल रहा है, इसकी वजह से 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे। माइनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, माइनिंग भी करते हैं, है ना, कोल माइनिंग, ये माइनिंग वो माइनिंग, जिसकी वजह से फॉरेस्टेशन खत्म हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। आप क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन एनी थ्री फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा फाउना। फ्लोरा फाउना, फ्लोरा फाउना, कभी कभी तो फ्लावर देने का मन करता ही होगा उसको क्लास में, है ना। तो भाई फ्लोरा, फ्लोरा से याद कर लो प्लांट्स, फाउना से याद कर लो एनिमल। सिंपल, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फाउना मतलब एनिमल्स। क्या क्या तीन मेजर रीजंस हैं
डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा फाउना के लिए पहला एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। After independence, agricultural expansion became the major cause of depletion of forest resources. दूसरा mining, it is another major factor responsible for deforestation. Dolomite mining has seriously threatened the Buxa Tiger Reserve in West Bengal. ठीक है? कौन सा mining MCQ में आ सकता है कि which type of mining affected Buxa Tiger Reserve in West Bengal? डोलोमाइट माइनिंग। कौन सा माइनिंग? डोलोमाइट माइनिंग। ठीक है, फिर अगला लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंस 1951 5000 स्क्वायर किलोमीटर उड़ा दिया गया है, बताया मैंने रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, चलो आगे आओ। अब आ गया है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या पढ़ना है भैया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आ जाओ ये देखते हैं हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भैया? पानी पीने गया था, पानी पी लूं, पानी पी लूं फिर स्टार्ट करें हिस्ट्री। आ जाओ स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री फटाफट से। पानी पीने का प्रोग्राम खत्म हो चुका है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे नेशनलिज्म की भावना बढ़ी? कहां पे? यूरोप में, जहां तुम जाना चाहते हो यार, सब लोग यूरोप ट्रिप करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स रेलेवेंट टू नेपोलियनिक कोड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन सा इसमें से करेक्ट है नेपोलियनिक कोड के अकॉर्डिंग? तो ये लो आ गया मिमोनिक, अपना ध्यान से देखो क्या है मिमोनिक। ईयर इज, ई ए आर इज, ई से जो ये क्या है, ये मेरिट्स है, ये अच्छे पॉइंट्स है, ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं नेपोलियनिक कोड के चलते। नेपोलियन जब आया तो सारे अच्छे काम करके गया। ई से एलिमिनेटेड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, पहला। दूसरा एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, रिमूव गिल्ड सिस्टम, इंप्रूव किया उसने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, और सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ईयर इज। लेकिन हर किसी का डीमेरिट्स भी होता है, तो डीमेरिट्स क्या क्या था ये देखो। लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम, पैट्रियार्कल प्रिंसिपल लेके आ गया, वुमेन वुमेन का कोई हक ही नहीं है, पैट्रियार्कल प्रिंसिपल है ना, आदमी ही सब कुछ है जो है ना। अगला लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इनइक्वालिटी अमंग सोशल क्लासेस, कि गरीब को एकदम कम ही कर दिया। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, लिमिटेड रिकॉग्निशन ऑफ लोकल कस्टम एंड इन्फ्लुएंस ऑन अदर लीगल सिस्टम। मतलब देखो कई सारी बुराइयां भी थी। मतलब अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं तो बोलो पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म। पॉलिटिकल फ्रीडम बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है, भले ही उसने ट्रेड वगैरह को सपोर्ट किया कि ट्रेड हो बिजनेस हो, पॉलिटिकल फ्रीडम बिल्कुल खत्म, है ना। और कहीं ना कहीं तुम रिलेट कर पा रहे होगे, ऐसी कोई गवर्नमेंट है जो ट्रेड वगैरह को काफी सपोर्ट दे रही है, बट पॉलिटिकल फ्रीडम बिल्कुल खत्म है ना, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। आ जाओ देखो यहाँ पे, तो अब बताना है यहाँ पे नेपोलियनिक कोड के हिसाब से कौन सही कौन गलत। एबॉलिश्ड, एबॉलिश्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, सही बात है। बर्थ के अधिकार पे राजा का बेटा राजा बनेगा, इसको तो खत्म कर दिया नेपोलियन ने, बहुत सही किया। एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योरिंग प्रॉपर्टी राइट्स, बिल्कुल सही है दोनों। बट ये पढ़ो, इम्पोजिंग मैनोरियल ड्यूज ऑन पीसेंट्स, पीसेंट्स पर मैनोरियल ड्यूज लगा देना। हाँ, ऐसा किया था क्या? पीसेंट्स को उसने बल्कि मैनोरियल ड्यूज को एबॉलिश किया था। नेपोलियन ने एबॉलिश किया था दो चीजें, मैनोरियल ड्यूज पहला, है ना, जो किसानों को बहुत परेशान करता था, और दूसरा फ्यूडल सिस्टम यानी बंधुआ मजदूरी, फ्यूडल सिस्टम और मैनोरियल ड्यूज को एबॉलिश किया था, तो ये पॉइंट गलत है। 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन ए। आ जाओ आगे। अब ये लगाओ इजी है, मैच द कॉलम ऐसे आएंगे, मैच द कॉलम ऐसे आएंगे एग्जाम में। क्या लिखा है? फ्रेडरिक सोरियू, फ्रेडरिक सोरियू ने क्या बनाया था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। फ्रेंच आर्टिस्ट, क्या बनाया था भैया? क्या बनाया था भैया? याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, फ्रेडरिक सोरियू कौन था? अरे यार फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने इस पेंटिंग को बनाया था। तो ए का 4, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, क्या है इसमें से? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, फोरग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी उसके फोरग्राउंड में, यानी आगे क्या पड़ा हुआ था बताओ? आगे क्या पड़ा हुआ था? शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। एक ही इमेज से सारे क्वेश्चन हैं। और डी, सॉरी यूटोपियन विजन, उसका विजन क्या था? उस पेंटिंग का नाम क्या था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो ए का 4 और डी का 3, ऐसा वाला ऑप्शन कहां पे है? पहला। ए का 4, बी का 1, बी का 1, हाँ, सी का 2, डी का 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलो, इस तरह के मैच द कॉलम भी आएंगे और ऐसे असर्शन रीजन भी आएंगे, ध्यान से पढ़ो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन 15,
द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बाल्कन। बाल्कन कौन सा रीजन था? छोटे छोटे बाल्कन आपस में लड़ाई करे हैं, है ना? बाल्कन कौन सा रीजन था जहाँ छोटे छोटे बाल्कन आपस में लड़ाई करे हैं? क्यों लड़ाई करे हैं? क्योंकि ये लोग पहले तो बाल्कन वाले कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर में थे। ओटोमन एम्पायर इनको दबा रहा है ना? सबको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये लोग मानते हैं कि नहीं, हमें आजाद होना है। तो ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे। बहुत टेंशन का एरिया था। ये सही है और ये सही एक्सप्लेनेशन है, यानी ऑप्शन ए। चलो, ये किसकी इमेज है? सिंपल सा आंसर, जर्मेनिया। जर्मेनिया की इमेज है। जर्मेनिया की इमेज है, आ जाओ। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी, ध्यान से देखना। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी ऑफ यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। मिडिल क्लास ने यही तो बोला था। मिडिल क्लास ने बार बार क्या बोला? लिबरलिज्म, लिबरलिज्म, लिबरलिज्म। और लिबरलिज्म का मतलब क्या था? लिबर वर्ड से बना था, है ना? लिबर वर्ड मतलब फ्री, मतलब फ्रीडम। लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम। अब इसके तीन मतलब थे अलग अलग। पहला, फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, पहला मतलब। दूसरा, पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट मतलब कि भाई गवर्नमेंट पूछ के तो बने हमसे, जो हमको रूल करेगी, जो हम पे रूल करेगी गवर्नमेंट, हमसे पूछ के बने, यानी वोटिंग के साथ बने। फिर तीसरा, सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, यानी जो ये ऑटोक्रेसी है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और क्लेरिकल प्रिविलेज है कि जो चर्चेस में है, क्लर्क लोग है ना, चर्च वाले, उनको सारी प्रिविलेज मिलती है। ये सब बंद करो, एक कॉन्स्टिट्यूशन लाओ, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लाओ, पार्लियामेंट के थ्रू जो चलाई जाए। तो ये तीन मतलब थे लिबरलिज्म के। आगे आ जाओ। ये चौथा और पांचवा पॉइंट क्या दिखा रहा है कि इकोनॉमिकल मतलब क्या था। 19th century liberal also stressed the inviolability of private property और इकोनॉमिकली लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, कि फ्रीडम रहे, कोई भी अपना बिजनेस कर सके, ट्रेड कर सके, छोटे लोग भी बड़े लोग भी। अब क्वेश्चन 18, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रीजन ऑफ अ सडन अपहीवल और रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चन तो भैया मैं तुमको कैसे बताऊं, ये क्वेश्चन ना अभी जाके देखना, सीबीएसई 2017, 18, 20, 24, 25, पता नहीं कितनी बार आ चुका है ये, पता नहीं कितनी बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्या? कि ब्रिटेन में जो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, यानी जो ब्रिटेन बना, ब्रिटेन का बनना कोई भी सडन अपहीवल का रिजल्ट नहीं था। सडन अपहीवल मतलब कि कोई युद्ध का रिजल्ट नहीं था, बल्कि एक डिप्लोमेटिक चीज थी। रिसर्च तो हमेशा समझदार थे। डिवाइड एंड रूल तो बस वही, रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, एनालाइज द स्टेटमेंट विद सूटेबल रीजंस। ठीक है, सूटेबल रीजंस के साथ एनालाइज करो। तो ये सेम टू सेम पॉइंट तुम्हें लिखने होंगे, बस ध्यान से समझने जाना, ध्यान से समझते जाना। क्या? ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ वगैरह वगैरह वगैरह, सडन अपहीवल नहीं था। बताए हमें क्यों? क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जब नहीं था, सोचो, मतलब हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन था ही नहीं, ब्रिटेन बना कैसे? ब्रिटेन बना ही कैसे? बताओ कैसे बना? क्योंकि पहले कुछ आइल्स थे, आइल्स यानी आइलैंड्स थे। कौन कौन से आइलैंड्स थे? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, यानी चार आइलैंड्स थे। पानी वाले जगह पे जो रहते हैं आइलैंड्स, अरे आइलैंड नहीं पता भाई, श्रीलंका जैसे एक आइलैंड कंट्री है, छोटे छोटे आइलैंड थे चार, जहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। कुछ लोग इंग्लिश बोलते थे, कुछ कुछ वेल्स बोलते थे, कुछ लोग स्कॉट बोलते थे, कुछ लोग इरिश बोलते थे। यानी जो आइलैंड्स थे ढेर सारे, उसमें ये चार लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, चार तरीके के लोग थे। दूसरा, एक्ट ऑफ यूनियन आया 1707 में। 1707 में ऑफ यूनियन आया, इसमें इंग्लिश और स्कॉटिश मिल गए। मतलब देखो, इंग्लिश, स्कॉट, हुआ क्या, जो इंग्लिश है अगर इसको इंग्लैंड बनाना है, ठीक है, इंग्लैंड बनाना है या कह लो ब्रिटेन बनाना है, दोनों एक ही चीज है, तो इसको क्या करना होगा बताओ? ब्रिटेन बनाने के लिए बाकी ये चीजें खत्म करनी होंगी, तो भी अलग लैंग्वेज है, वेल्स, स्कॉट, इरिश। तो देखो कैसे कैसे खत्म किया। पहला आता है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, जहां इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड वाज एबल टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस एंड स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। मतलब स्कॉटलैंड को सप्रेस कर दिया और अपना डोमिनेंस दिखा दिया। तो देखो, इंग्लैंड के तीन दुश्मन थे, स्कॉटलैंड के तो गेम खत्म, अब वेल्स और इरिश बचे हुए हैं। स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, इनको अपनी लोकल लैंग्वेज गैलिक लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया इंग्लैंड ने, ताकि अपना डिस्ट्रीब्यूशन बने, अपना तगड़ा वाला डोमिनेंस बने। और कपड़े भी नेशनल ड्रेस ना पहन के अपना जो बोलेंगे वो पहनने को बोल दिया। जो ज्यादा तामझाम करे उसको बोलते थे निकल भैया तू, निकल यहाँ से, है ना? ठीक है।
मतलब उसको निकाल देते थे सीधे वहां से। अगला फोर्थ पॉइंट, द इंग्लिश हैव द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड। अब देखो हमारे स्कॉटलैंड की बारी खत्म, अब इसकी बारी आई आयरलैंड की बारी, एक एक करके सबको इंग्लैंड वाले इंग्लिश वाले हराते हैं। आयरलैंड की बारी आई, तो देखो आयरलैंड के बारे में ये बात जानना जरूरी है कि दो ग्रुप में डिवाइडेड था, ठीक है। इसमें एक था प्रोटेस्टेंट्स और एक था कैथोलिक, ये दो ग्रुप था, ठीक है। कैथोलिक वाले अमीर थे, अच्छे सोसाइटी के थे, बट ये प्रोटेस्टेंट वाले बेचारे गरीब थे, ठीक है। अब हुआ क्या देखो, आयरलैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने क्या किया भाई, इंग्लैंड आया और प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया आयरलैंड के, इनको नहीं किया जो अमीर है ऑलरेडी, इनको किया जो परेशान है गरीब है, टू स्टैब्लिश दियर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री, है ना। क्या पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में तो कैथोलिक ज्यादा है, बट फिर भी इन्होंने किसकी हेल्प करी, इनकी हेल्प करी प्रोटेस्टेंट्स की, ताकि डिवाइड एंड रूल खेला जा सके। क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, डिवाइड एंड रूल, वही चीज करी गई, ठीक है। कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड, अब आयरलैंड भी आ गया, तो आयरलैंड भी आ गया, स्कॉटलैंड भी आ गया, वेल्श जो रीजन था उसको भी फिर ले लिया, छोटा सा रीजन था, सब मिला करके बन गया न्यू ब्रिटेन, ब्रिटिश फ्लैग बन गया, नेशनल एंथम बन गया, इंग्लिश लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज कर दिया गया, इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी, स्कॉटिश, वेल्श, इरिश ये सब बंद करो, एंड older nations survived only as subordinate partners in this union। चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर 19, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी में कैसे हुआ, देखो जैसे ब्रिटेन का देखा हमने, जर्मनी का भी इंपॉर्टेंट है, ये याद करो 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी, इसमें क्या हुआ था, कुछ लोग मिल के गए थे राजा साहब के पास कुछ कागज देने कि आप मेरी बात मानिए राजा साहब, आप क्या करिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें रूल करिए, हमें आप रूल करिए, आपको हम हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं बोलने की, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए ना, जब मर्जी तक कुछ भी कर देते हैं। लेकिन राजा साहब बात मानते नहीं है, उल्टा आर्मी बुला करके उन लोगों को भगवा देते हैं। अब 1848 के बाद की कहानी आती है कि जर्मनी कैसे आजाद हुआ। देखो जर्मनी कैसे जर्मनी बना, ये देखना है, यूनिफिकेशन कैसे हुआ, यूनिफिकेशन कैसे हुआ, जर्मनी जर्मनी जो आज है हमारे ध्रुव राठी वाला जर्मनी, वो कैसे बना, देखो ध्यान से। The process of unification of Germany. Number one, 1848. By 1848, the popular effort of political association failed in installing a constitutional monarchy in Germany. Constitutional monarchy बनाने गए थे वो लोग कि monarchy ही रहेगी, राजा साहब ही रूल करेंगे, लेकिन constitution के हिसाब से तो फेल हो गया वो इनका अपना अटेम्प्ट जो 1848 में हुआ। The failure of वही 1848 वाला Frankfurt Parliament made it clear that German unification had to come throughout the combined effect of monarchy and army supported by large landowners। उनको समझ में आ गया, अगर हमें हमारी बात मनवानी है तो किसका किसका सपोर्ट चाहिए, हमें चाहिए आर्मी का सपोर्ट, मोनार्की और लार्ज लैंड ओनर्स का सपोर्ट चाहिए होगा, बहुत ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि ये लोग पावरफुल लोग हैं ना जिनके पास जमीन है। तीसरा, फ्रॉम 1848 प्रशियन टुक ऑन लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। किसने लीडरशिप लिया, प्रशिया ने, किसने, प्रशिया ने। इन दिस प्रोसेस ओट्टो वन बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ रशिया, रशिया के चीफ मिनिस्टर कौन थे, सीएम ओट्टो वॉन बिस्मार्क, इन्होंने बोला कि भाई अरे जिम्मेदारी मेरी, सूर्य कुमार यादव के तरीके, मैं हूं ना, मैं करके दूंगा, आओ देखते कैसे करके दिया। बिस्मार्क रीच्ड हिज गोल विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी, किसकी हेल्प ली, प्रशियन आर्मी, एंड द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। ही फॉट 3 वॉर्स इन 7 इयर्स, ये याद रखना, 3 वॉर्स लड़ी थी, 7 सालों तक लड़ी थी, सोचो 7 साल तक 3 लड़ाइयां लड़ी थी, ठीक है, अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फार्स। बहुत जी फाड़ लड़ाई लड़ी थी यार, बहुत जी फाड़, कैसे लड़ाई, जी फाड़, और जी फाड़ मतलब कि जर्मनी ने लड़ाई करी किसके खिलाफ, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, इन तीनों के खिलाफ, ठीक है। आगे, which ended in Prussian victory, आखिरी में प्रशिया जीत गया, and completed the process of German unification, फिर जर्मन यूनिफिकेशन हो गया। और किंग कौन बना था, केसर विलियम वन, ठीक है, केसर विलियम वन किंग बन गए। आगे आ जाओ, इटली का बताना है। इटली में देखो यहाँ पर भी बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे, यहाँ पर दो लोग देखो कौन थे, गरिबल्डी, इमैनुअल, देखो 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 ध्यान से देखो, ये जो है ये है इमैनुअल, किंग विक्टर इमैनुअल, और ये नीचे जो बैठ करके जूता पहना रहा है ये कौन है, ये कौन है, ये है गरिबल्डी। गरिबल्डी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, बड़ी देखने मिलेगा तुम्हें। ये एक स्केच है जिसमें बताया गया है कि जूते पे क्या बना है, इटली, तो बना है इटली।
मतलब इटली का जो यूनिफिकेशन है, सोचो राजा साहब को जूता पहना रहा है, इस पे इटली लिखा है। ये कोई इमेजिनेशन है किसी आर्टिस्ट की? आर्टिस्ट का कहने का मतलब क्या है कि गरिबल्डी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी ने वो जूता पहनाया है जो राजा साहब आज पहन के बैठे हैं, इटली नाम का। तो इटली यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल किसका था? गरिबल्डी। और ये तो किंग ही है, विक्टर इमैनुअल। और ये अगला आदमी काउंट डी कैवर। काउंट डी कैवर। इन तीन लोगों की मदद से इटली का यूनिफिकेशन हुआ। जाओ स्टेप बाय स्टेप देखो देखो। तीनों यूनिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है, जर्मनी का, ब्रिटेन का, इटली का। ब्रिटेन देख लिया, जर्मनी देख लिया, बारी है इटली की। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से देखो चलो। द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज द वर्क ऑफ थ्री मेन लीडर्स। कौन कौन से तीन अभी बताया? गुसेप्पे गरिबल्डी, काउंट डी कैवर एंड विक्टर इमैनुअल टू। जैसे वहां पर किंग था केसर विलियम वन, यहाँ पे विक्टर इमैनुअल टू। फिर इटली वाज डिवाइडेड इनटू सेवन स्टेट। क्या था इटली? सेवन स्टेट्स में डिवाइडेड था। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इन्हीं को जोड़ना है। जैसे ब्रिटेन चार में डिवाइडेड था, वेल्स, इरिस, ये वो। जर्मनी भी डिवाइडेड था अलग अलग। रशिया आया, उसने बोला मैं करवाऊंगा यूनिफिकेशन, मैं मिलाऊंगा सबको, बड़ा सा देश बनाएंगे। इस तरीके यहाँ पे सेवन स्टेट है, अब यहाँ पर करना है। पर प्रॉब्लम ये थी कि इसमें से केवल एक स्टेट था जिसका नाम बेटा याद कर लो, सार्डिनिया पाइडमोंट। केवल एक देश, सार्डिनिया पाइडमोंट, सार्डिनिया पाइडमोंट, जो कि रूल्ड था बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। देखो, सात अलग अलग स्टेट हैं, एक लौता ही स्टेट है उसमें से जहां पे एक इटालियन प्रिंसली हाउस है, यानी इटली को सपोर्ट करने वाला। तो अब इसको ही कुछ करना पड़ेगा, और देखते हैं क्या किया इसने। नॉर्थ रीजन पहले जान लो तीसरे पॉइंट में, कि अलग अलग रीजन में कौन कौन रूल करता था। नॉर्थ रीजन में रूल करते थे ऑस्ट्रियन हर्ब्सबर्ग डायनेस्टी, सेंट्रल रूल करते थे पोप्स, और साउथर्न में रूल करते थे बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। अलग अलग जगह अलग अलग रूल करते थे। सबको भगाना है, बनाना है, कैसे बनेगा? यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टार्ट विद द सीक्रेट सोसाइटीज। सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई, सीक्रेट सोसाइटीज। जैसे हमारे यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी थे भगत सिंह वगैरह, उनकी भी सीक्रेट सोसाइटी होती थी, छुप के काम करते थे, है ना? उसी तरीके से इन्होंने भी बनाई, किसने? मजिन्नी ने। मजिन्नी ने मतलब, यहाँ पर हमने देखा दो ये लोग हैं, एक और ये लोग हैं। एक और व्यक्ति के बारे में याद कर लो, एक और व्यक्ति है, उसका भी नाम क्या है? गुसेप्पे मजिन्नी। गुसेप्पे मजिन्नी। इसने क्या किया बेटा? इसने काम किया दो सोसाइटीज बना करके। दो सोसाइटीज देखो, आप गुसेप्पे मजिन्नी ने दो सोसाइटीज बनाई, कौन कौन से नाम की? यंग इटली, यंग यूरोप। यंग इटली, यंग यूरोप, ठीक है। फिर काउंट कैवर, देखो यहाँ पे लिखा है ना काउंट कैवर। चार लोग हो गए मतलब इस स्टोरी में, एक दो तीन और गुसेप्पे मजिन्नी। ये जो काउंट कैवर है, इन्होंने क्या किया? काउंट कैवर विथ हिज टैक्टफुल डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी भाई डिप्लोमेसी। जैसे हमारे यहाँ अजीत दोवाल है डिप्लोमेट, बहुत बढ़िया, उसी तरीके से ये भी बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। तो उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी लगाई विद फ्रांस, डिफीटेड ऑस्ट्रियंस एंड फ्रीड द नॉर्थर्न इटली। मतलब दिमाग लगाया, दिमाग लगाया अपना, डिप्लोमेसी यानी दिमाग लगाया। और फिर फ्रांस की मदद से डिफीट किया ऑस्ट्रियंस को, और नॉर्थर्न इटली को खाली कर दिया, जो कि नॉर्थर्न इटली थी, जो ऑस्ट्रियन लोग रूल करते थे। अब अगला देखो, गरिबल्डी जो था, गुसेप्पे गरिबल्डी जो जूता पहना रहा था, गरिबल्डी विथ हिज आर्म्ड वॉलंटियर कॉल्ड रेड शर्ट्स डिफीटेड बourbon किंग्स ऑफ स्पेन, फ्रीइंग द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। तो साउथ का रीजन था, उसको बोलते थे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। इसको किसने खाली करवाया? नॉर्थ वाला तो काउंट डी कैवर का काम हो गया, साउथ वाला किसने करवाया? गरिबल्डी ने। गरिबल्डी ने, ठीक है। फिर आता है विक्टर इमैनुअल टू, जो कि बन गए पोप्स को हरा करके। देखो, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, सेंट्रल में पोप्स रूल करते थे। पोप्स को किसने हराया? यही राजा साहब ने। राजा साहब कौन? विक्टर इमैनुअल टू ने हरा दिया पोप्स को, और फाइनली बन गए यूनाइटेड इटली के किंग। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इटली का किंग कौन था? तो याद कर लो स्पेलिंग, वन वर्ड में एमसीक्यू में आ सकता है, विक्टर इमैनुअल टू। और अगर आ जाए जर्मनी का, तो जर्मनी का कौन था? केसर, 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 बोलो जुआ केसरी, केसर विलियम वन। अब आ गया है नेशनलिज्म इन इंडिया, बहुत हो गया यूरोप यूरोप। अब हम पढ़ेंगे अपने इंडिया के बारे में। आ जाओ शुरू करते हैं, आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द इंडियन नेशनलिज्म इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? सरदार पटेल, एच एस आर ए। एच एस आर ए किसने बनाया था पता है ना? बहुत फेमस यार। एच एस आर ए ये एक आर्मी था, किसने बनाया था पता है? हमारे
नहीं, बंगाल टाइगर नहीं, बोस नहीं, बोस जी ने बनाया था। सिंपल नॉलेज तो रखा कर मेरे भाई। आ गया। भगत सिंह, स्वराज पार्टी, सीआर दास, बरडोली सत्याग्रह, जवाहरलाल नेहरू, औध किसान सभा। केवल ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जो बरडोली सत्याग्रह था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक। और भगत सिंह ने कोई पार्टी नहीं बनाई थी। ये तीनों गलत हो गया। सही कौन सा है? नीचे वाला, जवाहरलाल नेहरू ने औध किसान सभा बनाया था। आ जाओ आगे। अब ये देखो और बताओ कब हुआ था। ये पिक्चर देखो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी की है, बहुत इजी है। आंसर तुम्हारे सामने। चलो, ये देखो ध्यान से। आ गया, आ गया, आ गया। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये बार बार आएगा। क्रोनोलॉजी के हिसाब से अरेंज करो, कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद हुआ। सिंपल है बहुत, घबराना नहीं बिल्कुल। आ जाओ देखो, बहुत सिंपल है। बरडोली, राउलेट, चंपारण, खेड़ा। बरडोली, राउलेट, चंपारण, खेड़ा। देखो, तुम्हें पता नहीं होगा कि बरडोली सत्याग्रह के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना है नहीं इसके बारे में, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। बरडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ, गुजरात में। इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश वाज अ मेजर एपिसोड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। कब हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे। एंड द रिवॉल्ट इन इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इसने लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था बरडोली सत्याग्रह में। बाकी तो तुम्हें पता ही है। राउलेट सत्याग्रह सबसे पहले यही हुआ था। राउलेट सत्याग्रह, याद है? गांधी जी आए, सबसे पहले उन्होंने देखा राउलेट सत्याग्रह करना चाहिए क्या। इसी से तो सत्याग्रह ट्राई किया था उन्होंने कि कैसा है कैसा नहीं है। फिर चंपारण, खेड़ा, बरडोली, ठीक है। समझ में आई बात? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 3 4 2 1 क्या है? 3 4 2 1 मतलब चंपारण, खेड़ा, राउलेट और बरडोली। 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अरे यार सिंपल है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सिंपल है। कैसे? 3 4 2 1 कैसे आया? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ठीक है। फोर। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? वही 1917-18 के आसपास। फिर राउलेट सत्याग्रह कब हुआ? जब राउलेट एक्ट आया था, ब्रिटिशर्स ने राउलेट एक्ट बिना पूछे कर दिया था, तो वो। और आखिरी में बरडोली सत्याग्रह क्यों आया? दिमाग लगाओ। 1928 और तुमको नहीं भी याद है, इसमें क्या लिखा है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे था ये, क्योंकि बहुत बाद में आया था 1930s में, तो इसलिए ये लास्ट होगा। अब देखो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ये ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बेटा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मैंने दिखा दी। आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्यों हुआ था सीडीएम, बताओ। 3 कॉजेस, मैंने 5 लिखा है, 3 कोई सा भी लिख सकते हो। कंस्टिट्यूएंट ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आ गया, कोई इंडियन मेंबर नहीं था। द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। फिर ऑपरेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, इम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ लगा दिया गया था कि नमक सिर्फ हम बनाएंगे, तुम लोग को नहीं बनाने देंगे। उसीलिए तो सॉल्ट लॉ के बाद सिविल डिसोबीडियंस हुआ। गांधी जी ने क्या किया? सॉल्ट मार्च निकाला। फिर बैग ऑफर्स ऑफ बैग ऑफर्स ऑफ लॉर्ड इरविन फॉर डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस बोला गया कि भाई आजादी मत लो, डोमिनियन स्टेटस ले लो, लेकिन हमने बोला नहीं, पूरा आजादी, पूर्ण स्वराज। फिर इधर लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929। इन सारे रीजंस की वजह से सिविल डिसोबीडियंस को लाना पड़ा। मेन रीजन जो कि हमारी एनसीईआरटी बोलती है वो सॉल्ट लॉ वाला था, ठीक है। अब इधर देखो, सॉल्ट मार्च became an effective tool of resistance against colonialism, justify the statement with suitable arguments। देखो, एक, दो, दो लोग हैं। क्या है बेटा? दो लोग हैं। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। मैं इलाहाबाद से, कोर उत्तर प्रदेश का आदमी, इलाहाबाद से उठ करके दाल चावल खाने वाला आदमी आया दिल्ली में। दिल्ली में देखा कि बड़े एस्थेटिक लोग हैं, है ना। ये ऑलिव ऑयल में बना हुआ पास्ता खा रहे हैं, व्हाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, मैगारेटा पिज्जा और पता नहीं क्या क्या। मैंने सोचा भाई इनके साथ तो वाइब मैच करना बड़ा मुश्किल है, मैं तो बाटी चोखा वाला आदमी हूँ। लेकिन फिर मालूम पड़ा कि गरीब मेरे जैसा हो या अमीर इनके जैसा हो, सब लोग नमक खाते हैं। नमक, तो इसीलिए गांधी जी ने भी सॉल्ट लॉ किया। इसीलिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली की वाइब मैच हो गई, क्योंकि नमक तो पूरे इंडिया में खाते हैं। यही गांधी जी को भी मालूम पड़ा, और इसलिए सॉल्ट मार्च एक इफेक्टिव टूल बना। क्यों बना इफेक्टिव टूल? क्योंकि सॉल्ट सब लोग बराबर में खाते हैं। सॉल्ट सब लोग बराबर में खाते हैं। अमीर भी अपने खाने में ज्यादा सॉल्ट नहीं डालेगा, उतना ही डालेगा। गरीब भी उतना ही डालेगा, हिंदू भी उतना, मुस्लिम भी उतना। इसलिए ये नेशनल मूवमेंट बिल्कुल नमक को उठा करके गांधी जी ने बना दिया, ठीक है। नमक को उठा करके कैसे? सॉल्ट मार्च बिकेम एन इफेक्टिव टूल। पहला, महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट लॉ अ पावरफुल सिंपल। दूसरा, गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइस रॉय। इसको वाइसरॉय इरविन को भेजा था 11 डिमांड्स लिख करके। क्या बोला था? कि मेरी ये 11 डिमांड्स इस डेट तक पूरा करो, नहीं पूरा करोगे
तो होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और डिमांड उसने पूरी नहीं करी थी, इसीलिए हुआ था। सॉल्ट वाज द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड्स एंड वाज कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक। रिच एंड पुअर बराबरी से इस्तेमाल करते थे। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, सो गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च विद 78 वॉलंटियर, 78 लोगों के साथ मिल करके। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी, वायलेटेड द लॉ एंड मेड सॉल्ट। कब हुआ? 6 अप्रैल को डांडी पहुंचते हैं, सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं। सॉल्ट लॉ क्या था कि आप लोग नमक खुद से नहीं बना सकते हो, हम बनाएंगे अंग्रेज लोग और आप खाओगे। गांधी जी ने बोला अबे क्या करना है नमक में, अबे क्या करना है, इसके लिए तो यूट्यूब भी नहीं खोलना पड़ेगा, खुद रेसिपी मुझे आती है। समुद्र का पानी लो डांडी में से, उसको इवेपोरेट करो, हवा में पानी उड़ गया, बचा क्या? सॉल्ट। तो वही इन्होंने किया और सॉल्ट लॉ को तोड़ा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। दिस मार्च developed the feeling of nationalism. People in different parts of the country broke the salt law and manufactured salt. अब इसके बाद अलग अलग पार्ट में सब लोग इवेपोरेट करके सॉल्ट बनाने लग गए और फाइनली तगड़े लेवल पे ये मूवमेंट आगे बढ़ा। टू प्लेसेस ए एंड बी हैव बीन मार्क। अब देखो ए एंड बी मार्क किया गया है एक मैप पे, बताना है ए एंड बी मार्क करके बताना है। अब ए बी इस तरह से मार्क रहेगा तुम्हारे एग्जाम में, अगर नहीं दिख रहा है चलो मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। ये है ए, है ना, ए है महाराष्ट्र में, और ये है बी। बी, ये देखो ए है, ये देखो बी है, कहाँ पे? गुजरात में। तो बी गुजरात में है, ए महाराष्ट्र में है। अब हिंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हुआ था और गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ किया था सबको पता है, गुजरात। यहाँ पर मेंशन है, नाम बताना है। गुजरात में कहाँ पे दांडी मार्च हुआ था बताओ? गुजरात में दांडी मार्च कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? उनके खुद के साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ, दांडी तक गया जहां पे इन्होंने सॉल्ट बनाया। फिर ये क्या था? कांग्रेस का सेशन यहाँ पे महाराष्ट्र में कहाँ पे हुआ था? इस रीजन में जिसका नाम है नागपुर। नागपुर। तुम्हें लगता होगा कि मैप में तो भैया बहुत रटना पड़ता है। नहीं, मैप में रटना नहीं पड़ता है क्योंकि बस इतना ही आएगा, हिस्ट्री में बस इतना ही आएगा। ना सीबीएसई का सिलेबस खुलना, उसमें ना हर बार सीबीएसई बताता है कि कितने इस साल आएंगे, तो इतने ही लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स हैं। ये मैंने सिर्फ चैप्टर हिस्ट्री का लिया है। जैसे कि हिस्ट्री में क्या आएगा? कांग्रेस सेशन। अब कांग्रेस सेशन जो तुम गूगल पर डालोगे तो बहुत सारे हुए थे, 15 20 40 सेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट कितने? 3। 1920 वाला कलकत्ता में हुआ, जो कि तुम वेस्ट बंगाल में मार्क कर देना कहीं भी। नागपुर वाला 1920 में हुआ, जो तुम महाराष्ट्र में मार्क कर देना कहीं भी। और मद्रास सेशन 1927 में हुआ, जो कि तुम्हें साउथ में मार्क करना है। ठीक है। अब सत्याग्रह, खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद मिल वर्कर, कितना? 3। खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद मिल वर्कर हुआ था अलग अलग टाइम पे। फिर जलियांवाला बाग कहाँ पे? पंजाब अमृतसर में, तो ये मेंशन कर सकते हो। और दांडी मार्च सिंपल गुजरात में। ठीक है, चल बस इतना ही आएगा मैप आइटम हिस्ट्री से। अब आ गया है पॉलिटिकल साइंस, मेरा फेवरेट। पॉलिटिकल साइंस मतलब यार मजा आता है पढ़ने में, पढ़ाने में, सब चीज में। पॉलिटिक्स में यार इंटरेस्ट किसको ना हो, तो भी मेरे जैसे इंसान को, है ना, जो इलाहाबाद से आता है, जहां से पता नहीं कितने सारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं। पहले प्रधानमंत्री से लेकर के हर एक प्रधानमंत्री, लगभग तुम जब देखोगे तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स इलाहाबाद से ही है। तो मेरा ओरिजिनली यार मतलब दिल में घुसा हुआ इंटरेस्ट पॉलिटिक्स की तरफ। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने में भी मजा आता है, और क्या पता कल को मैं भी तुम्हें अवध ओझा भाई की तरह कौन लड़का दिखूं। आओ इधर, आओ इधर, आओ इधर, आओ। चलो आओ इधर आओ, चलो आओ यार, मस्ती मजाक भी बीच में चलता है। कौन सा ग्रुप मेजॉरिटी में था श्रीलंका में? एस से श्रीलंका, और एस से क्या 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 क्या, एस से श्रीलंका, एस से सिंहाला स्पीकर्स। बहुत ज्यादा थे, 74% लगभग। फिर इधर आओ, ये कार्टून क्या दिखाता है बेटा? इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा पॉलिटिकल साइंस से भी और हिस्ट्री से भी। कोalition गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर ए, कोalition गवर्नमेंट। ठीक है, चलो आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज शेडेड पार्ट? शेडेड पार्ट क्या है? ये वाला, ये एकदम ईस्टर्न वाला साइड शेडेड है। यहाँ पे कौन रहते थे? जर्मन लोग रहते थे। सी, जर्मन स्पीकिंग रीजन। ठीक है, आगे आओ। हाउ इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम वेरी कॉम्प्लेक्स? ले आया हूं तुम्हारे सामने, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। बेल्जियम में क्या कॉम्प्लेक्स था वही लिखना है। देखो आओ समझो, पहले पहले आएंगे समझेंगे। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। डच जो लोग थे, डच बोलने वाले, वो 59% थे। फ्रेंच बोलने वाले 40%, और 1% कौन थे? जर्मनी बोलने वाले। ठीक है, तो इधर देखो, ये तो पूरे कंट्री की बात हो गई बेल्जियम की। ये नीचे क्या है? ब्रुसेल्स की बात, कैपिटल। जैसे इंडिया कैपिटल दिल्ली है, ब्रुसेल्स था कैपिटल वहां का। अब उसमें क्या रेशियो था? 20% डच बोलने वाले और 80% फ्रेंच बोलने वाले। तो इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है?
कॉम्प्लेक्स ये बात है कि पूरे कंट्री में डच वाले ज्यादा हैं 59 40 से ज्यादा, फ्रेंच से ज्यादा, बट कैपिटल में फ्रेंच वाले बहुत ज्यादा हैं 80% और डच केवल 20%। चलो यही बात यहाँ पर अंग्रेजी में लिखी हुई है, पढ़ लो यार, पढ़ लो, इजी है, कुछ है नहीं। आउट ऑफ कंट्री 59% फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच बोलते थे, 50% वलोनिया रीजन में रहते थे, वलोनिया यानी नीचे वाला रीजन, और फ्रेंच बोलते थे। अब रिमेनिंग 1% ईस्टर्न साइड पे जो रहते थे, है ना, ईस्टर्न साइड पे देखो, यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला येलो रीजन डच स्पीकिंग, ये रेड वाला फ्रेंच स्पीकिंग, और ये ब्लू वाला एकदम साइड में जर्मन स्पीकिंग 1%। फिर कैपिटल में 80 और 20 का रेशियो था। सिंपल सी चीज है, आ जाओ। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग लिखा है, एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। मतलब देखो, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, तीन, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी यहां पर पावर इक्वली डिवाइडेड है, एक दूसरे को चेक और बैलेंस कर सकते हैं। अब ये मैं लिख लिख कर तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से तीन चार कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब इसमें से भी क्वेश्चन उठ जाता है कि हॉरिजॉन्टल में कौन थे, तो जेईएल, जेल, जेल से याद कर लो, जेल क्या, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम किसको बोलते थे, हॉरिजॉन्टल को। देखा कैसे कॉन्सेप्ट कवर हुआ। अब इधर आओ, अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो, ऊपर से नीचे, पर नीचे और नीचे, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट, जैसे अपने इंडिया में है ना, इंडिया में ये भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एग्जीक्यूटिव यानी जो भी एग्जीक्यूशन कराते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा, पुलिस फोर्स सब कुछ, और लेजिस्लेटिव यानी लोकसभा, राज्यसभा, नेता लोग। ये हॉरिजॉन्टल भी इंडिया में है और वर्टिकल भी। वर्टिकल यानी कि ऊपर वाले पावरफुल, नीचे वाले कम पावरफुल, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल, स्टेट उससे कम, और लोकल गवर्नमेंट जैसे म्युनिसिपैलिटी या फिर पंचायती राज वगैरह, ये बहुत नीचे लेवल पे पावरफुल होते हैं। तो अब इंडिया के हिसाब से लिख दो, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियर्स लिस्ट आउट द, कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्लियरली हमारा लिख करके देता है पावर ऑफ डिफरेंट लेवल, पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग थ्री लेवल्स, इट हैज इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल मतलब ये नहीं कि घास नोच के, ग्रास रूट लेवल मतलब कि बहुत ही निचले लेवल पे जब तुम जाओगे, बहुत ही निचले लेवल पे, डीप डाउन, गांव में भी अब लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं पंचायत के सिस्टम के थ्रू। इट हैज इंप्रूव्ड द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट। आगे आओ। अब देखो, ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, मैं हट जा रहा हूं, मैं गिन रहा हूं 10 तक और तुम्हें पढ़ना है, 8 9 अबे पॉज करके पढ़ ले, इधर आ जा, चल पढ़ लिया। तीन क्वेश्चन है, स्टेट टू डिमेरिट्स ऑफ तमिल्स इन श्रीलंकन। तमिल्स के पास क्या डिमेरिट्स था, सॉरी डिमांड्स था, क्या डिमांड था, दो डिमांड, कि भाई हमें भी इक्वल इंपॉर्टेंस दो, जॉब में, एप्लीकेशन में, गवर्नमेंट में, हर जगह, है ना। और दूसरा 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 तमिल्स क्या बोल रहे थे कि हमारे लिए क्या बनाओ, तमिल इलाम, यानी अलग सा एक स्टेट बना दो। तो यही चीज तुम्हारे केस बेस में लिखी होगी, केस जाकर के पढ़ सकते हो पॉज करके। स्टेट रिजल्ट्स ऑफ मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का क्या रिजल्ट आया, शॉर्ट में तो अच्छा लगता है कि जो लोग मेजोरिटी में उसी पॉपुलेशन की बात सुनो, बट लॉन्ग टर्म में सिविल वॉर हो जाती है, पूरा देश बर्बाद हो जाता है। सी, एक्सप्लेन एनी टू प्रोविजन ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियन मॉडल क्या था, तमिल में तो मेजोरिटेरियनिज्म था, जो लोग पॉपुलेशन में थे उनकी बात, हाँ भाई आप ही की बात सुनूंगा, लेकिन बेल्जियम में प्रॉपर प्रॉपर इक्वल राइट्स दिए गए, कैपिटल में भी इक्वल किया गया पावर्स को, और वहां पर भी इक्वल किया गया, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन व्हिच डच एंड फ्रेंच हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन, पहला पॉइंट। फिर मैनी पार्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी पावर शेयरिंग करी गई थी, इक्वल मिनिस्टर रखे गए थे, सब कुछ इक्वल रखा गया था कि लड़ाई ना हो। अब हम आ चुके क्वेश्चन 33 पे, 33 पे। अच्छा बताओ, अगर हम लोग, बेटा अगर ये नहीं बता पाए ना बहुत मारूंगा, अगर हम लोग 50 क्वेश्चन कर रहे हैं और हम 33 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम कितना परसेंट कंप्लीट कर चुके हैं बताओ, कितना परसेंट कंप्लीट कर चुके हैं। मैं तुम्हें तीन ऑप्शन भी दे देता हूं, कितना परसेंट, 30%, 33% या 66%।
इसका आंसर तो बता देना, वरना मैथ्स में एकदम ही गुड़ गोबर हो, पीसीएम मत लेना कभी जिंदगी में। इधर आओ देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। फेडरेशन दो टाइप के हैं बेटा, फेडरेशन दो टाइप के हैं। एसबीआई, एसबीआई हमेशा क्या बोलता है? होल टाइम। एसबीआई बोलता है ना, लंच हो गया, लंच हो गया, होल टाइम, बाद में आना, है ना, होल टाइम। तो उससे याद कर लो कि ये होल्डिंग टुगेदर है कौन? एसबीआई। और एसबीआई से मतलब क्या है? एसबीआई से मतलब क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। एस से है स्पेन, बी से है ब्राजील, और ई से है इंडिया। ये सब निमोनिक ना बैठ करके बनाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है तुम्हारे लिए। होल्डिंग टाइम यानी होल्डिंग टुगेदर किसमें होता है? स्पेन, ब्राजील, इंडिया। ओके, ओके, ओके। अब यूएसए क्या है? यूएसए में कोई होल्डिंग टाइम नहीं है। यूएसए इतना बड़ा कंट्री है, सबको बोलता है आओ, बुलाता है सारे सारे लोग, आओ आओ हमारी कंट्री में आओ, काम करो, हमारी कंट्री में आओ, काम करो, ये ले लो, वो पोजीशन ले लो, यहाँ काम करो, मेटा में, गूगल में, अमेजोन में। तो ये क्या बोलता है? कम। सी ओ एम वाला, सी यू एम वाला नहीं, ठीक है, कम। क्या बोलता है? कम। तो ये क्या है? कमिंग टुगेदर। फेडरेशन के दो टाइप होते हैं बेटा, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर। तो ये कमिंग टुगेदर वाला है। अब कमिंग टुगेदर में यूएसए, यूएसए मतलब सिर्फ यूएसए नहीं है। यूएसए मतलब यू से है यूएसए, एस से है स्विट्जरलैंड, और ए से है ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब भैया आपने इतनी लंबी ट्रिक हमें बताई सिर्फ ये याद करने के लिए कि एग्जाम्पल क्या है। हाँ, एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में। एसबीआई, स्पेन, ब्राजील, इंडिया, और यूएसए, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया। अब यहां पर जब तुम एसबीआई याद रखोगे ना, एसबीआई जब तुम्हें याद रहेगा तो तुम्हें अपने आप मार कर लोगे। एसबीआई क्या था? एसबीआई स्पेन, स्पेन तो नहीं दिख रहा है। ई से ब्राजील, ब्राजील भी नहीं दिख रहा है। आई से इंडिया, केवल इंडिया दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। यही पूछा गया कि होल्डिंग टुगेदर कौन सा है, तो इंडिया। बाकी सारे उसमें कौन से? कमिंग टुगेदर। आगे आओ बेटा, आगे आओ, ये सब ट्रिक के लिए बताता हूँ कि तुम्हारे लिए काम इजी हो जाए। अगर अच्छा लगा, ट्रिक पसंद आया, मजा आया, तो बताओ कि भैया ऐसे और निमोनिक्स चाहिए मुझे। पता है कहाँ मिलेंगे ऐसे निमोनिक्स? एक सिंपल सा काम करना बस, एक सिंपल सा काम। तुम्हें सिंपली गूगल पे जाना है बेटा, टाइप करना है पढ़ले अक्षय.com। तो जब तुम टाइप करोगे तो ऐसा एक होम पेज खुलेगा, है ना? उस पे ई बुक्स बनी होंगी छोटी छोटी। जाना और क्लास 10th की ई बुक ले लेना, कॉम्बो वाली ई बुक के अंदर 99 पेज में, केवल 99 पेज के नोट्स में तुम पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो अपना। कहाँ मिलेगा? पढ़लेअक्षय.com पे मिलेगा। जाना और ई बुक्स ले लेना, बहुत काम की चीज है। कितने पेज की पता है? सिर्फ 99 पेज में सोचो तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाएगा। बहुत काम की चीज है, जाके लेना। लिंक में डायरेक्ट ई बुक की डायरेक्ट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो, इधर आओ, इधर आओ, समझो बात को। ये क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है स्टेटमेंट? सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू इशू न्यू करेंसी, नया पैसा छापने की बात आ रही है। द गवर्नमेंट ऑफ वन स्टेट इज अपोजिट टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी ने बोला पैसा छपेगा, लेकिन कोई एक स्टेट बोल रहा नहीं। कोई एक स्टेट मान ले, वेस्ट बंगाल मान लेते हैं। वहां पे ममता दीदी बोल रही है कि नहीं। तो क्या ममता दीदी की बात सुनी जाएगी या मोदी जी की? मोदी जी की। ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट है इसलिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो पैसा छापने वाला मैटर है, ये जो पूरा इकोनॉमिक्स वाला मैटर है, ये मैटर किसका है? ये मैटर है यूनियन लिस्ट का। किसका बेटा? यूनियन लिस्ट का। ठीक है? कैन द स्टेट गवर्नमेंट स्टॉप द यूनियन गवर्नमेंट? नो। ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द करेंसी इज सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। चलो, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। भाई 3 पॉइंट दे दिया है, हिंट से सही ऑप्शन बताओ। पहला, power shared between central local, state government are required to share power and revenue. It is called three tier government, three tier government। वही मैंने बताया था, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। कौन सा होता है पता है? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, डिसेंट्रलाइज, जहां पे पावर बांटी जाती है। अब देखो, दो सिस्टम है चैप्टर 2 में जिसमें डिफरेंस आ सकता है, फेडरल और यूनिटरी। दोनों के बीच डिफरेंस मैंने लिख दिया है, पढ़ सकते हो। आ जाओ आगे, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। एक्सप्लेन द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करी गई? देखो, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? मान लो इसमें मैंने सारे के सारे पिछले 10 साल के पेपर रखे हैं, अब मैं निकाल दूं इनको, है ना? ऐसे पकड़ूं, ये अलग, ये अलग, ठीक है, ये अलग। तो क्या किया? कहा मेरे पास 6 पेपर थे, मैंने एक दो तीन, तीन निकाल दिए, तीन ही बचा। मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल पावर थी उससे पावर डिवाइड कर दी बाकी लोगों में, दी
सेंट्रलाइजेशन, पावर को डिवाइड करना, सिंपल, समझ गए। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में क्यों किया गया? ताकि क्लियरली पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और लोगों का अपना बढ़े, क्या बढ़े वे? लोगों का क्या बढ़े? लोगों का अपना पार्टिसिपेशन बढ़े, है ना, गवर्नमेंट में। बेसिक आइडिया इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज व्हिच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। बेसिक आइडिया क्या है कि लोकल लोग अपनी लोकल प्रॉब्लम का बढ़िया सॉल्यूशन जानते हैं। कैसे देखो, लोकल लोग जो है ना वही बढ़िया सॉल्यूशन है। बिहार का भी जाना, बिहार में पता है कोई गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, हर सॉल्यूशन अपने से निकल जाता है। रेलवे ट्रैक बना रहे हैं लेके घर चले जा रहे हैं, रोड बिछा रहे हैं डामर उखाड़ ले जा रहे हैं। अरे मैंने देखा था बिहार के एक वीडियो में, लाइट लगाई गई थी, लाइट के आगे ऐसे जाली लगाई गई थी, किस लिए पता है? लोगों को बचाने के लिए। मैंने सोचा कि लाइट के आगे जो जाली लगाई गई लोगों को बचाने के लिए लगाई गई है, लेकिन नहीं, वो बिहार है। वहां लाइट के आगे वो जाली लगाई गई थी, इसलिए नहीं कि करंट ना लगे, इसलिए कि वो लाइट बचाई जा सके, लोग चोरी कर लेंगे। अगले ही दिन लाइट भी कबाड़ के ले गए और जो लोहा था वो भी कबाड़ के लेके चले गए। ये है हमारा बिहार, समझे? कौन है बिहार से बताना जरा। ये वाला वीडियो मैंने देखा था, बड़ा खतरनाक वीडियो था भाई, मजा आ गया। आओ उधर। तो लोकल लोग लोकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानते हैं, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। आगे, दे ऑल्सो हैव बेटर आइडिया अबाउट वेयर टू स्पेंड मनी। उनको पता है भाई मनी कहाँ स्पेंड करना है। जैसे लोकल लोग रहेंगे, लोकल ठेकेदार के पास लोकल सामान लेंगे तो उनको पता रहता है, ज्यादा ओवर स्पेंडिंग नहीं होगी, कैसे मैनेज करनी है पता है। बिसाइड एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट। लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पंचायती सिस्टम रहेगा, लोग जाके प्रॉब्लम बता पाएंगे। अरे भाई किसी का डिवोर्स हो गया, तुम्हारी बीवी भाग गई, तुम्हारी बीवी भाग गई, ये स्टेटमेंट तुम मोदी जी से बोलोगे क्या? हट यार, मुझे ट्रम्प और पुतिन और पता नहीं क्या क्या देखना है, तेरी बात कहां से सुनूं। लेकिन लोकल पंचायत में जाकर बताएगा सरपंच से, देखो, अच्छा बीवी भाग गई, तो मेरे तो बेटे के साथ भागी है, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, है ना। तो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलो, this helps to inculcate यानी build a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, mainly local self government. चल, फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो बेटा। अच्छा ये क्रॉस हो गया क्या? लो स्टार बना लो, ठीक है, स्टार बना लो, स्टार मार्क कर लो। क्या? फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर्स डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंट्री सपोर्ट द स्टेटमेंट इन रेफरेंस ऑफ इंडिया। मतलब बताना है कि क्या इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है? हाँ, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस द पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ईच टियर, ensuring their existence is constitutionally protected. Changes to the fundamental provision of the constitution cannot be made unilaterally. एक ही लोग चाहे, अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक बार में नहीं बदल सकता, एक बार में कोई नियम नहीं बदल सकता। यूनिलैटरली मतलब एक लोग की मर्जी से नहीं बदल सकता। दे रिक्वायर एग्रीमेंट फ्रॉम बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए। एंड कोर्ट्स हैव बीन अथॉरिटी, कोर्ट्स को अथॉरिटी दी गई है कि अगर कहीं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़े तो आप जाके समझौता करें, ठीक है, कोर्ट आता है समझौता कराने। अब ये देखो फिर से केस बेस्ड क्वेश्चन, इसका आंसर ए, तो तीन मुझे कमेंट में चाहिए फटाफट से, तो केस पॉज करो, पढ़ो और इसका आंसर लिखो। चल, ये आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब हम आ गए हैं डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब विकास या विकास। मेरा एक दोस्त है विकास नाम का यार, वो दिन से रात विकास में लगा हुआ है, देश के नहीं अपने विकास में, नहीं पैसा कमा के नहीं, जिम करके। अबे उसको जिम की इतनी तगड़ी मोटिवेशन है कि वो दिन में 6-6 घंटे जिम करता है और बॉडी भी बहुत तगड़ी है। तो मतलब अपने अंदर कैसा विकास भी तुम करो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, बस थोड़ा बैलेंस में करना। क्योंकि मैंने देखा है जो लोग ज़्यादा शारीरिक विकास करते हैं, जिम करते हैं ज़्यादा, उनका मानसिक विकास काफ़ी स्लो रह जाता है। प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, है ना? आ जाओ। देखो, देखो, रीड द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। डेटा ऑफ फ्यू कंट्रीज, डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है? क्या है? पर कैपिटा इनकम, एक आदमी एवरेज कितना कमाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि कितना जी सकते हो, है ना, 70 साल 75 साल एवरेज कितना जी सकते हो। फिर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल ऑफ एजेड 25 एंड अबव, ठीक है, कितने साल तक स्कूलिंग चली लोगों की। फिर एचडीआई रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई का फुल फॉर्म याद कर लो बेटा, कई लोग को तो ये भी नहीं पता होगा, पूरा चैप्टर पढ़ लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। अब बताना है कि इसमें सबसे बेटर कौन सा है। साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें इनकम भी ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंशन भी अच्छी है, कूलिंग भी अच्छी है और रैंक कम है। हमें रैंक कम होनी चाहिए ना, बोलो
एक बच्चा पता है एक दिन पढ़ा रहा था, मैं बोलता है कि रैंक ज्यादा होनी चाहिए भैया, तब वो अच्छी कंट्री है। अरे गधे, रैंक कम होनी चाहिए। अच्छा, इसीलिए तो वो बच्चा क्लास में आता होगा फर्स्ट, लेकिन नीचे से आता होगा, है ना। रैंक ज्यादा होनी चाहिए, 50 नंबर पे रैंक आ रही, 60 नंबर पे, मजा आ गया। पर रैंक कम होनी चाहिए ना, तो रैंक कम है उसकी। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है, ठीक है। आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 40, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्या है, एवरेज इनकम पे, एवरेज इनकम पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा। एवरेज इनकम पे क्वेश्चन आते हैं। सपोज देयर आर 4 फैमिलीज, एवरेज पर कैपिटा इनकम और इज 10,000। मतलब एवरेज इनकम कितना है, 10,000। फैमिलीज कितनी है, 4। तो 4 फैमिली की एवरेज इनकम 10,000। इफ द इनकम ऑफ 3 6,000 8,000 एंड 14,000, व्हाट वुड बी इनकम ऑफ फोर्थ फैमिली। तो फॉर्मूला याद कर लो कैसे निकलता है कि जितनी फैमिलीज हैं से डिवाइड करना है टोटल को। मतलब टोटल जो भी नंबर होगा टोटल, जैसे 6,000 प्लस 8,000 प्लस 14,000 प्लस एक्स डिवाइड बाई 4। तो बेटा ध्यान से समझो, तीन फैमिली का दिया है, 6,000 8,000 14,000 प्लस एक्स डिवाइड बाई 4। एक्स क्या है, वही जो निकालना है हमें, है ना। व्हाट वुड बी द इनकम ऑफ फोर्थ फैमिली, फोर्थ फैमिली का एक्स मान लिया। इक्वल्स क्या होता है, यही तो फॉर्मूला है ना। टोटल इनकम मैंने जोड़ दी, डिवाइड बाय कितने लोग थे, 4 फैमिली थी। टोटल क्या आ रहा था, इक्वल। इक्वल हमारा एवरेज निकल रहा था ये 10,000, तो अब 10,000 उधर लिख दो, 10,000। सिंपल मैथ्स लगाओ, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10,000 40,000। और इन सबको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 28,000। ठीक है, 14 6 20 8 28,000 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 40 माइनस 28,000, जो कि आएगा 12,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे आओ, अब ये देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या डेटा रिलेटेड टू एन इमेजिनरी कंट्रीज गिवन बेलो, स्टडी दिस डेटा। डेटा को स्टडी करो, आ जाओ, आ जाओ। क्या है, एज है 7 से 8 साल के एज, पॉपुलेशन 1200, नेट अटेंडेंस क्या 1,000, 14 से 15,000 लोग 800, एक टोटल इतना इतना। अटेंडेंस परसेंटेज ऑफ दिस कंट्री ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15 ईयर्स इज, 14 एंड 15 ईयर्स की अटेंडेंस कितनी है बताओ, अटेंडेंस कितनी है, परसेंटेज निकालो। टोटल पॉपुलेशन 14 से 15 साल वालों की है 1,000, नेट अटेंडेंस कितना है 800, 800 बाई 1,000 इंटू 100 कितना आएगा, 80%। ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए मैंने बोला परसेंटेज तो आना ही चाहिए बेसिक। अब आओ क्वेश्चन 42, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। देखो मैं ऐसे हर बार एग्जांपल लेता हूं कि मेरा एक दोस्त था, वो रशियन के चक्कर में, नहीं नहीं नहीं, रशियन के चक्कर में नहीं, डॉक्टरी करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए रशिया गया था। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर हो गई। सोचो उसका एक मिसाइल ऐसा साइंस बगल से निकला, एक मिसाइल ऐसा साइंस बगल से निकला, इमेजिनरी। तो क्या रसिया जाना उसके लिए डेवलपमेंट हुआ, अबे नहीं। भले ही इंडिया में गड्ढे में गिर के मर जाता स्कूटी चलाते समय, बट कम चांसेस है, ज्यादा चांसेस क्या है कि अगर वहां वॉर हो रही है तो मर सकते हो। मतलब हम मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं, है ना। मिक्स ऑफ गोल्स मतलब मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव कि भाई क्या क्या होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। जैसे सिर्फ इनकम नहीं, वहां पर सेफ्टी, हेल्थ, वहां पर और सारी सर्विसेज सब होनी चाहिए, तो जाके मिक्स ऑफ गोल्स पर फोकस होता है। आगे आओ बेटा, आगे आओ। क्या है मिक्स ऑफ गोल्स, पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, सबका अलग अलग डेवलपमेंट गोल है, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कोई बहुत गरीब है उसके लिए पैसा डेवलपमेंट है, कोई बहुत अमीर है उसके लिए सेफ्टी डेवलपमेंट है, हाँ, सबका अलग अलग है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ड्रीम्स, पीपल सेट देयर गोल अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। याद रखो कि बेसिक क्या क्या चाहिए भाई, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी वहां पर होनी चाहिए। अरे यार कल को तुम बीमार पड़ोगे, कहीं बहुत अच्छे कंट्री में चलेगा, हेल्थ फैसिलिटी नहीं तो क्या होगा। हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रैवल के लिए होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। ये नहीं कि चुपचाप अफगानिस्तान की तरीके तुम्हें बंद करके बुरखा में घुमाए, है ना। फ्रीडम होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या, इनकम तो ऑफ कोर्स होनी ही चाहिए। तो इनकम अकेला नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हम प्रॉपर डेवलपमेंट मान सकते हैं। रिसेंट एविडेंसेस सजेस्ट दैट द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इज बिकमिंग अ थ्रेट। बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर का यूज हो रहा है, ग्राउंड वाटर यानी धरती के अंदर जो पानी है। इवेलुएट द स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट कि आज की चीजों को तो पूरा करो मगर फ्यूचर के लिए सब खत्म मत कर दो, बचा के रखो तुम्हारे बच्चे। जब तुम दादाजी बनोगे तुम्हारे पोते आएंगे और बोलेंगे कि अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड को मैं कैसे घुमाऊं स्कूटी पे, दादाजी ने सारा पेट्रोल पी लिया। अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ता है। सस्टेन करो तब डेवलपमेंट होगा, ठीक है। समझ में आई बात, आ जाओ। ये पॉइंटर लिखे हैं।
नियरली 1/3 ऑफ कंट्रीज ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर। कितना? 1/3 ऑफ कंट्री। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या रिन्यूएबल मतलब जो नेचर से दोबारा आ जाता है, भर जाता है। ये पानी तो हमेशा बनते ही रहता है, वाटर साइकिल क्लास 3 में पढ़ा था। ओवर यूज ग्राउंड वाटर इज बिकमिंग अ सीरियस थ्रेट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा पानी का यूज हो रहा है। Excessive use of groundwater for irrigation can deplete groundwater level. A lack of effective policies and regulations lead to unsustainable groundwater use. चलो, अब how is it that the average person in Punjab has more income than average person in Kerala? अब देखो पंजाबी आ गए जी, संडे पंजाबी आ गए, दिलजीत दोसांझ, करण औजला और मेरे शुभ, सारे के सारे वायरल चल रहे हैं पंजाबी सिंगर इस समय। तो भाई पंजाबी लोगों का मजा है ना। एक हनी सिंह का थोड़ा डाउनफॉल क्या आया, सारे पंजाबी सिंगर ऊपर उठ गए। तो बस पंजाब की इस समय बल्ले बल्ले चल रही है बिकॉज ऑफ सिंगर। तुम्हें कौन सा पसंद है? तुम्हें कौन सा पसंद है बताना कमेंट में। इधर आओ। पंजाब वाले ज्यादा कमा रहे हैं केरला वालों से। क्यों? इसी का रीजन लिखना है। क्यों? क्योंकि पंजाब में अच्छी फैसिलिटीज होंगी। देखो पर कैपिटा इनकम 26,000 है, यहाँ 22,800 है। मतलब एवरेज हर इंसान 26,000 रुपए कमाता है और वहां एवरेज हर इंसान 22,800, थोड़ा सा ज्यादा है पंजाब में। क्यों? क्योंकि लिटरेसी रेट 2011 के हिसाब से 75% है, जबकि केरला का 94 है। केरला का 94 है, पंजाब लिटरेसी में पीछे है। Therefore, income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। मतलब सिर्फ इनकम से हम डिसाइड नहीं कर सकते, लिटरेसी रेट तो कम है आखिर। फिर ओवर द पास्ट डिकेड हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर हैव कम टू बी वाइडली यूज्ड अलोंग विद द इनकम। केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि कितने बच्चे अपना पहला बर्थडे बचाने से पहले, पहला बर्थडे मनाने से पहले ही टपक गए, पहला केक काटने से पहले खुद ही कट गए, है ना? वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए, कम बच्चे मरने चाहिए, है ना? सबको अपना पहला बर्थडे मनाने का हक है। लेकिन केरला में ये कम है, पंजाब में ज्यादा है। तो पंजाब हर चीज में पीछे है केरला से, बस एक चीज में आगे है, इनकम से। तो ये बताता क्या है कि भाई सिर्फ इनकम नहीं, बाकी चीजें भी देखनी पड़ती है। अब देखो अगला एंड लास्ट चैप्टर, सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं, 50 करने हैं हमें, 45 पे आ गए हो। क्या है? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखना ध्यान से देखना क्या बोला है। राखी हैज डन एन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द एरिया। द सर्वे हैज रिवील्ड दैट द पीपल आर लिवलीहुड बाय डिफरेंट जॉब से करते हैं। जैसे कि ये डिफरेंट जॉब, फार्मर जॉब, फार्मर्स जो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं 250 लोग हैं, टीचर इतने लोग हैं, सब अलग अलग लोग का लिखा हुआ है कौन कैसे पैसा कमा रहा है। पूछा है हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड। अब बेटा जब तुम्हें अनऑर्गेनाइज्ड ही नहीं पता होगा तो कैसे पता होगा? अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जो कि ना हो रेगुलेटेड ना हो बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन ना हो उसमें, वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अब अनऑर्गेनाइज्ड कौन कौन से? देखो फार्मर अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, 250 ठीक है। फिर टीचर्स टीचिंग इन स्कूल, हैंडलूम वीवर टीचर्स, क्योंकि गवर्नमेंट का उस पर ऑथराइजेशन होता है। हैंडलूम वीवर हाँ 250 और 70, 320 हो गए। फिर वर्कर इन बिग फैक्ट्री हाँ 140, 320 में 140 और जोड़ दो। एम्प्लॉयज वर्किंग एट हॉस्पिटल ये नहीं। तो 320 में 140 कितने हो गए? कितने हो गए? 300, 300, 320, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये जो 140 है हैंडलूम वर्कर इन बिग फैक्ट्री, ये हैंडलूम वीवर इन हिज हर हाउस। 250, 70, 320, 320 होगा ये मिला करके। और वर्कर वर्किंग इन बिग फैक्ट्री, ओके बिग फैक्ट्री, देखो यही होता है छोटा सा कंफ्यूजन पॉइंट, इसको भी हमें ऐड करना पड़ता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है स्मॉल फैक्ट्रीज, बिग फैक्ट्री जो होती है उनमें कुछ कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉलो करती हैं, इसलिए ये ऑर्गेनाइज में आएंगी। अनऑर्गेनाइज हमारे दो ही रहेंगे, 250 और 70, जिनको जोड़ के 320 बन गया। अब तुम्हें समझाने के लिए कि अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड क्या है, मैंने ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये बेटा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज छूट जाए। अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज दोनों में डिफरेंस लिखा है, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ अगले सवाल पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। क्या? यहाँ पर कुछ कार्स बनाई जा रही है, कार्स उतर रही है, देखो कार्स उतर रही है, ट्रक में लद के आती हैं गाड़ियां, वही उतर रही हैं। पूछना क्या है, ये जो काम हो रहा है ये कौन सा सेक्टर का है? टर्शरी सेक्टर भैया, डी। टर्शरी क्यों? क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर ही टर्शरी सेक्टर होता है।
कार से मुझे याद आया एक बहुत बढ़िया चीज़। कार से मुझे एक बड़ी बढ़िया चीज़ आई याद कि यार ये जो स्विफ्ट वाले होते हैं ना भाई, ये अलग लेवल पे होते हैं। मतलब स्विफ्ट वालों की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। स्विफ्ट वाले बिल्कुल अलग लेवल पे हैं। ये पूरे दिल्ली, गुड़गाँव, नोएडा में एकदम चक्के बाहर निकलवा करके, लाइट लगा करके उसको बिल्कुल टेम्पो बना के चलाते हैं यार। और बिल्कुल पागलों तरीके चलाते हैं। ब्लैक शीशा चढ़ा करके स्विफ्ट वाले अपने आप को मर्सिडीज समझ करके एकदम तेरी गाना बजा के थोड़ा इसके लिए भी यार पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। लेकिन पता है एक इंसिडेंट बताता हूँ तुम्हें बड़ा मजेदार। ये देखो मैं लेकर के आया हूँ। एक इंसिडेंट बताता हूँ तुमको बड़ा मजेदार। एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट है। मैं जा रहा था स्कॉर्पियो से, ठीक है? एक स्विफ्ट वाला था भाई, 22 इंची बाहर निकलवा करके लगवा करके घूमते हैं ना सब दिल्ली में। तो स्विफ्ट वाला एकदम तगड़े, उसके अंदर पूरे हट्टे-कट्टे लोग बैठे हैं। मैं चुपचाप अपना स्कॉर्पियो से चल रहा हूँ। हल्की सी साइड से साइड टच हो गई। तुरंत ही निकल करके बाहर आ गया एक आदमी, ठीक है? एकदम एकदम हट्टा-कट्टा एकदम बाहर आ गया निकल करके स्विफ्ट से। अब स्विफ्ट से जो आदमी निकला है, सामने देख रहा है स्कॉर्पियो एन खड़ी है 4x4, अब तुम्हारा कत्ल कर दे कुछ पता नहीं है, तो बेचारा निकलते ही ऐसे देखा, ऐसे करके चुपचाप जाके बैठ गया। तो बेटा बाप तो बाप रहेगा, ये बात तो क्लियर है। क्योंकि स्विफ्ट और स्कॉर्पियो का जब कंपैरिजन करोगे, जब स्विफ्ट और स्कॉर्पियो का कंपैरिजन करोगे तो एक ही लाइन आती है याद, एक ही लाइन याद आती है यार, कि बेटा बौना बौना ही रहेगा चाहे पर्वत के शिखर पे रहे, और राजा राजा ही रहेगा चाहे खाई में गिरा हुआ हो। समझे? ये बात मालूम रखना, ठीक है ना? आओ आगे। आओ यार, मेरे अंदर का गुस्सा अभी निकल गया, ठीक है? ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखो। A large portion, a large portion of workforce in India is employed in the primary sector, especially in agriculture. एग्रीकल्चर में है, ठीक है। रीजन इसका क्या दिया? ये तो सही स्टेटमेंट है सर, सर सही है। प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया जनरेट्स द हाईएस्ट शेयर ऑफ कंट्री जीडीपी। नो ओ ओ नो ओ ओ, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी। क्यों? रीजन भी बताऊंगा, देखो यहां पर ये सबका सेक्टर वाइज जीडीपी लिखा हुआ है। ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट किसका ज्यादा है किसका कम? 2017-18 का लेटेस्ट वाला देखो, लेटेस्ट वाला ग्राफ। 31%, 31 है टर्शरी सेक्टर, 25 है सेकेंडरी, और प्राइमरी है 44। यानी इंप्लॉयमेंट सोचो इंडिया में आज भी 44% प्राइमरी में है, यानी एग्रीकल्चर में है। बट जब शेयर ऑफ सेक्टर देखोगे, शेयर ऑफ सेक्टर किसका कितना शेयर है, तो ये देखो प्राइमरी अब बहुत कम हो चुका है यार, ब्लू वाला। सेकेंडरी और कम। सबसे ज्यादा टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर, क्योंकि बहुत सारा आईटी और जॉब ये सारे आ चुके हैं। फिर ये देखो जीवीए, जीवीए कितना है ना? जीडीपी सबका अपना अपना कितना है? तो भाई टर्शरी में बहुत ज्यादा है, टर्शरी में बहुत ज्यादा है, सेकेंडरी में हल्का कम, और प्राइमरी का बहुत ही कम हो गया है। मतलब आज भी एम्प्लॉयमेंट में तो प्राइमरी ज्यादा है, सबसे ज्यादा लोग काम प्राइमरी सेक्टर में कर रहे हैं, बट जीडीपी ज्यादा कहाँ मिल रहा है? टर्शरी में मिल रहा है, ठीक है? चलो आगे आओ, आगे आओ। क्वेश्चन 48। टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प करती हैं डेवलपमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी के। सही बात है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्टीज और फाइनेंस मिलता है, क्योंकि हेल्पफुल होता है एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी चाहिए होती है, तो वो सही बात है। क्वेश्चन 49 केस बेस्ड। केस बेस्ड का 1 2 3 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन जो कर लिया वो सीबीएसई का पापा है, पापा। क्योंकि थोड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हेल्प करने के लिए मैं तुम्हें आंसर्स दिखा दे रहा हूं, बट पहले सॉल्व करना, तब आंसर करना। अब ये देखो, एक क्वेश्चन इस तरह का आया है। इसी को बोला जाता है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। जहां पे डायरेक्टली ना पूछ करके घुमा करके पूछा जाएगा। डायरेक्टली पूछ सकता था कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का डिफरेंस क्या है, लेकिन घुमा करके कैसे कैसे बेटा कैसे, ध्यान से देखना। A research student spoke with two people, M and N, to learn about their work related differences. On the basis of interview conducted with both of them, the student concluded, एक स्टूडेंट है जो रिसर्च रिसर्च कर रहा है, दो लोग से अपने अपने काम के बारे में पूछता है, तो उसने क्या देखा कि पर्सन एम जो है, पर्सन एम ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, और पर्सन एन अनऑर्गेनाइज्ड में, क्योंकि ये एक एम्प्लॉय है एक वर्कप्लेस का जहां पर फंक्शनिंग ऑर्गेनाइज्ड वे में है, एनालाइज वाज फंक्शनिंग इन एन अनऑर्गेनाइज्ड वे, जहां पे फंक्शनिंग ऑर्गेनाइज बिल्कुल भी नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब एम वाला ऑर्गेनाइज्ड है, एन वाला अनऑर्गेनाइज्ड है। अब की डिफरेंस बताओ दोनों में। तो सिंपल सा कुल मिला करके इतना लंबा पूछा क्या? वही चीज, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज का डिफरेंस। तो ये वही टेबल तुम्हारे काम आएगी, इसमें डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस यार बड़ा सिंपल सा होता है, तुम्हें अगर मैं बताऊं, बहुत सिंपल डिफरेंस होता है कि भाई यहाँ पर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इज रेगुलर, ऑर्गेनाइज में रेगुलर है कि तुमको बताया जा रहा है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कब तक के लिए काम है। अनऑर्गेनाइज में कोई रेगुलर नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है। कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, और रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई रूल्स फॉलो नहीं है। एक फैक्ट्री में छोटा सा बच्चा काम कर रहा है, ईंटा उठा रहा है, उसमें क्या रेगुलेशन है? कुछ नहीं।
बट बिग कंपनीज, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, जियो हो गया, वहां पे क्या बेटा, वहां पे बहुत सारे लॉज होते हैं, फैक्ट्री लॉ, बहुत सारे लॉ जो फॉलो करने पड़ते हैं। फिर यहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होता है और उसी से पैसा मिलता है। अगर ओवर टाइम करो तो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ऑर्गेनाइज में। बट अनऑर्गेनाइज में जैसे मन वैसे उतना काम कराएंगे, बैठो चुपचाप, इस तरह का गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए काम कराया जाता है। एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर गेट्स सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है, सिक लीव, कैजुअल लीव, ये सब, पीपीएफ, बहुत सारा चीजें। बट यहाँ पर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड में फिक्स सैलरी है, यहाँ पर कोई फिक्स सैलरी नहीं है। एक महीने मालिक का काम अच्छा चला तो ज्यादा पैसा, बेकार चला तो कम पैसा। इस तरह से हमने पूरा का पूरा टॉप 50 क्वेश्चन बेटा कर दिया है खत्म। अब इसका प्रॉपर पीपीटी तुम्हें मिलेगा पढ़ने। अक्षय ऐप पर जाओ, प्रॉपर पीपीटी ले लो, वहीं पर तुम्हें नोट्स, वहीं पे तुम्हें क्विज, फ्री सैंपल पेपर फॉर योर प्रैक्टिस भी मिल जाएंगे। पढ़ लक्ष्य ऐप जाओ, प्ले स्टोर डाउनलोड करो। अगर ऐप स्टोर में हो, मतलब अगर अमीर हो, आईफोन चलाते हो, प्ले स्टोर नहीं है तुम्हारे पास, तो वेबसाइट पे जाओ पढ़लक्ष्य.com पे, सब कुछ वहां भी मिल जाएगा। तब तक के लिए नोटिफिकेशन दबा देना कि आने वाली वीडियोस मिसता हो। एंड देन करना क्या है, अरे जाना, चल पढ़ ले।